हाय गाइस, दिस इज सीए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो। आपकी क्लासेस, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑडिट ऑफ बैंक्स। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली फॉर सीए इंटरमीडिएट और सीए इंटर। बिफोर आई रियली बिगिन, आई वुड लाइक कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, so that you keep on getting the interesting videos, useful videos. And if you like the video, at the end you also please give it a big fat thumbs up and also press the bell icon. तो चलो डिस्कस करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक। ऑडिट ऑफ बैंक, थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ बिफोर मैं एक आपको चैप्टर में लेके जाऊं। उससे पहले एक होता क्या है, ये हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हमने अभी स्टार्टिंग से डिस्कस किया, बहुत सारे एसेट्स के थ्रू हम लोग सेल करके अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने इस पूरे एसेट्स में एक हम चीज हमने जो सीखा है, दैट इज हम ऑडिट को प्लान करते हैं, उस पे उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। ओके, दैट इज द जनरल फंडा। वो सारे एसेस जितने भी हमने एसेस पढ़े, उसको पढ़ने के बाद हमने एक ही कंक्लूजन, एक ही चीज जो सीखा है कि हमने ऑडिट प्लानिंग की, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसे रिपोर्ट किया। एंड दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑडिट्स। कोई भी आप ऑडिट कर रहे हो तो ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। whether you are doing a company का audit, whether you are doing a corporate society का audit, whether you are doing a tax audit, whether you are doing a statutory audit under companies act, or whether you are doing a bank audit। ठीक है, वो जो प्रोसेस हमने पढ़ा है दैट इज कॉमन प्रोसेस और वो आपने समझा है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हम ऑडिट ऑफ बैंक अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। सी, जो हमने जो पढ़ा था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज अ कॉमन थिंग्स जो हमको हमें हर एक ऑडिट में ध्यान देना है। हमें हर एक ऑडिट में कुछ कॉमन पॉइंट्स ध्यान देनी है, एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, रिपोर्टिंग करनी, दैट इज वन थिंग। बट जब हम ऑडिट ऑफ बैंक कर रहे हैं तो हमें क्या स्पेसिफिक चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने कंपनीज ऑडिट पढ़ा और कंपनीज ऑडिट में हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा। तो कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ा कि हम जब कंपनीज का ऑडिट करने जाए तो क्या एडिशनल लॉज है इन अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो है ही, अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंपनीज के स्पेसिफिकली हमें क्या क्या चीज देखना पड़ता है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, कारों का रिपोर्टिंग, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें उस केसेस में देखने होते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही अगर आप बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या किन चीजों का स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बैंक का ऑडिट एक ऑल टुगेदर, बैंक का ऑपरेशंस ऑल टुगेदर नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस से बहुत अलग होता है। पैसे, मनी का काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का रिस्क होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है बैंक का, क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस होते हैं उनका थ्रू आउट द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन में ब्रांचेस होते हैं, और वो ब्रांचेस एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। आपको पता होगा, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आप कभी भी बैंक से, किसी भी एटीएम से, चाहे किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो, किसी भी ब्रांच में आप अकाउंट हो, आप दूसरे ब्रांच से जाके विड्रॉ करते हो, चाहे दूसरे ब्रांच में जाके आप डिपॉजिट करते हो, चाहे किसी भी एटीएम से विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो, तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। दो आपका ब्रांच XYZ सिटी में, बट आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट करते हो, वो आपके अकाउंट में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो ऑल कैसे हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी है, कोर बैंकिंग सिस्टम है जो पूरे ऑल द ब्रांचेस को वो कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये स्पेसिफिक चीजें ऑडिट कंसिडरेशंस को इंक्रीज करती है। अब जैसे कि इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, क्योंकि जो सारे चीजें ऑटोमेशन से जो भी हो रही है, जैसे यूपीआई का ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, एक बार हमने स्कैन किया, इंस्टेंटली
ऑन स्पॉट आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, अकाउंट्स में से रिफ्लेक्ट हो गया, वेंडर के अकाउंट में पेमेंट चला जाता है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड विद इन सेकेंड्स। तो वहां पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस होता है। तो एक हो गया ऑटोमेटेड वाला एस्पेक्ट। अदर देन दैट और भी हमें बहुत कुछ देखने पड़ती है। आरबीआई ने कुछ कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाए हैं बैंक्स के लिए, वो चीज देखने पड़ती। तो अकॉर्डिंगली हमें कुछ स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशंस जो बैंक के केस में हमें देखना पड़ेगा, वो हम इस चैप्टर में ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब वी आर रेडी टू गो। चैप्टर 12 है आपके मॉड्यूल में, ऑडिट ऑफ बैंक। चैप्टर 12 अभी बोलता क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बैंक किस किस टाइप्स का हो सकता है। कमर्शियल बैंक हो सकता है, रीजनल रूरल बैंक हो सकता है, पेमेंट बैंक हो सकता है, डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रेलिवेंट, बट आपको ऐसे फॉर जनरल नॉलेज कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रूरल एरियाज में कुछ स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं, आपके पेमेंट के कलेक्शंस के लिए, पेमेंट कलेक्शंस वगैरह के लिए स्मॉल इन योर रिमोट एरियाज में भी बैंक्स खुले होते हैं। डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे कुछ हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडी फॉर बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। नो कंफ्यूजन। अब इसकी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? रिजर्व बैंक की फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो इसके लिए मैं एक कोड दे रहा हूं आपको, जिसका कोड का नाम है RAID 2, RAID रेड, और ये D 2 बार आएगा, इसलिए उसको 2 दे दिया, तो रेड आपको याद रहेगा। अब ये कोड को आपको याद रखना है, और इससे आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्या होता है कि पॉइंट्स याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप समझ तो जाओगे, बट आपको याद करना इज वेरी वेरी टफ। तो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ कोड दैट इज RAID 2। आर से क्या आएगा? रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक। जो आरबीआई होता है वो बहुत सारे रेगुलेशंस बनाता है, जिसमें आपको बोलता है कि आपको मिनिमम कैश रिजर्व कितना रखना है, आपको मिनिमम आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपका डिपॉजिट रेट क्या होगा, सब कुछ रेगुलेट करता है। तो वो एक्टिविटीज रेगुलेट कर रहा है फॉर कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। उसके बाद एक्टिंग एज अ बैंकर टू सेंट्रल, वो जो आरबीआई होता है, सी नॉर्मली क्या होता है कि आपका जितना भी कमर्शियल बैंक्स है, स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह, वो सब क्या करते हैं, वो जनरल पब्लिक का बैंकर होता है। जनरल पब्लिक से वो लोग को लोन देते हैं, उन लोग से डिपॉजिट्स लेते हैं। बट आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई वो सब बैंक्स जो जनरल पब्लिक को लोन देते हैं और डिपॉजिट लेते हैं, उनके बैंकर के जैसे काम करता है। ठीक है, उनका बैंकर मतलब नॉर्मल जो बैंक है, लेट्स से एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का बैंकर कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्टिंग एज अ बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कमर्शियल बैंक। ठीक है, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट इशू करता है RAI, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी, डिटरमाइनिंग मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, तो ज्यादा डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करने वाले। तो RAID 2 से आपने क्या समझा? RAID 2 से आपने क्या समझा? अब आप एक बार थोड़ा सर्कुलेट करते हैं माइंड में। क्या करता है? आर से रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक। ठीक है, ए से क्या होता है? एक्टिंग एज अ बैंकर। इतना भी याद रख लोगे ना तो पूरा पॉइंट आप लिख लोगे। आर से रेगुलेट क्या करता है? एक्टिविटीज। ए से क्या करता है? ए से क्या करेगा? एक्टिंग एज अ बैंकर। ठीक है, उसके बाद आई से था RAI से क्या था? इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। डी से क्या होता है? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन। और डी एक और था जिसमें होता है डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेजरली कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होंगे बैंक के केस में? और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लेट्स से एक्ट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। बट जो मेजर दो फ्रेमवर्क है मैंने जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये दो बहुत वाइडली फॉलो होते हैं, वाइडली एप्लीकेबल है। बाकी सब बहुत सारे एक्ट्स और भी एप्लीकेबल होते हैं, बट वो पार्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कुछ पोर्शंस एप्लीकेबल होते हैं, बट दो है जो फुल्ली अप्लाई होते हैं बैंकिंग को, बैंकिंग रेगुलेशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ पेक्युलरिटीज ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस क्या होगा? क्या बैंकिंग ऑपरेशंस के क्या फीचर्स होते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं
उसे क्या फीचर्स होते हैं, तो उसके लिए भी एक वी हैव अ कोड VL एंड SEW। आप लोग तो जब व्हाट्सएप पे विल टाइप करना होता है WILL, विल को क्या लिखते हो, VL लिख देते हो, तो विल SEW, स्यू मतलब तो आपको पता होगा, कुछ कोई स्टिच करना वगैरह को बोलते हैं ना स्यू, तो विल स्यू। इस ये एक कोड है। अब पहले तो देख लेते क्या क्या हमारा पॉइंट्स है फॉर फीचर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। वॉल्यूमिनस एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस होता है, एन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, एन नंबर ऑफ लोन्स, एन नंबर ऑफ विड्रॉल्स, होते ही रहता। एक दिन भी अगर आपका स्टॉप हो गया सारे ट्रांजेक्शन, तो पूरा इकोनॉमी स्टॉप हो जाता है। तो वेरी वॉल्यूमिनस एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इन द केस, इन द सेंस कि आपका बहुत सारा चीज होता है इसमें, डिपॉजिट्स, विड्रॉल, आपका लोन का भी देखना है, लोन का इंटरेस्ट देखना है, आपका फॉरवर्ड देखना है, आपको करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाना है, तो बहुत चीजें होती है जो कि उसे कॉम्प्लेक्स बनाती है। उसके बाद आता है एल। एल मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आजकल बैंक्स वगैरह इंश्योरेंस वगैरह पे पॉलिसी बेचने लगे, फिक्स डिपॉजिट्स देते हैं, लोन देते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, और उनका भी क्रेडिट कार्ड्स के साथ भी उनका भी बहुत सारा टाई अप्स होता है। तो दैट इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट विल। उसके बाद आता है एस। एस से क्या आता है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाता है, क्योंकि अगर बैंक डूब गया ना इकोनॉमी में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपने यस बैंक का ही केस देखा था, यस बैंक जो डूबने वाला था, उस केस में क्या हो रहा था, डिस्ट्रस्ट इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा था। अब लोगों के माइंड में ये आने लगा था कि अब हमारा पैसा किसी भी बैंक में, XYZ बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, किसी भी बैंक में अगर जो भी पैसा है वो अनसेफ है, कि आज अगर यस बैंक डूब सकता है तो कल को जाके एक्सिस भी डूब सकता है, HDFC भी डूब सकता है, कोई भी बैंक डूब सकता है। तो वो एक डिस्ट्रस्ट इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है। तब लोग क्या करने लगेंगे, अपना पैसा निकाल के अपने पास कैश का रिजर्व रखने लगेंगे, और वो पैसा क्या होगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा। और पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पैसा, क्योंकि आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो वो डिपॉजिट फिर लोन मिलता है, लोन होके प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होके उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो ये ऐसे सर्कुलेट होते रहता है, और जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जिससे पुअर पीपल को का घर चलता है। तो ये वो जो पैसा का सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक इकोनॉमी का बैकबोन होता है, और उसी से जीडीपी वगैरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो दैट इज वाई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, कि आप उसके कारण कोई भी बैंक डूब ना जाए। ओके, आगे बढ़े। एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन से एक भी अगर आपका थोड़ा सा छोटा सा भी अगर लूप होल हुआ नेटवर्क में, तो पूरा आपका इंट्रूडर्स जितने भी हैं, हैकर्स वगैरह, वो उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स वगैरह चाहिए होता है। वाइड जियोग्राफिकल एरिया, वाइड मतलब आप देखते हो ऑल ओवर, एक बैंक का ब्रांच पूरा ऑल ओवर इंडिया रहता है, फॉरेन में ब्रांचेस होते हैं, तो वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो क्या बैंकिंग कॉर्पोरेशन का आपका फीचर्स क्या है, VLSEW, व्हील वॉल्यूमिनस, L लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आता है S स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, E फॉर एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, W फॉर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कौन से फॉर्म और कंटेंट कहाँ पे, जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट का शेड्यूल के हिसाब से डिवीजन 2 एंड ऑल है फॉर इंडियस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो प्रिपेयर करना है, वो फॉर्मेट बैंकिंग के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, दैट इज एज पर शेड्यूल 3। फॉर्म ए में बैलेंस शीट दिया हुआ है, फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, और जो भी वेरियस डिस्क्लोजर्स कंपनीज एक्ट 13 रिक्वायर करता है वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो आपको पहला चीज है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस हिसाब से बनेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 का पार्ट ए बताया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पार्ट बी बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ओके, उसके बाद इसके साथ साथ जो डिस्क्लोजर्स जो आपको देना पड़ेगा, दैट विल बी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते लाइफ में, नाउ रिलेटेड टू ऑडिटर, क्योंकि अपन तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो एक तो अपने हमने जनरल बैकग्राउंड ले लिया। अब आपको जैसे एज ऑन चैप्टर प्रोग्रेस हो रहा है, हम ऑडिटर पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को देखने लगेंगे। ओके, तो पहला रिलेटेड टू ऑडिटर क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा ऑडिटर बनने के लिए बैंक का।
उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ये सब चीज एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी पर्सन कंपनीज का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, बेसिकली वहां पे बताया है चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल है। उसके बाद ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी स्टेट किए हुए हैं। वो सब चीज जो भी कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इधर भी बैंकिंग कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कौन अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, कौन अपॉइंट कर सकता है? नॉर्मली अप्रूवल ऑफ मेंबर्स चाहिए होता है, एजीएम प्लस आरबीआई अप्रूवल। नॉर्मल हर एक केसेस में कंपनीज के केसेस में क्या होता है, हमने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा था, मेंबर का अप्रूवल। ओके, नॉर्मली। बट इस केसेस में बैंकिंग में नॉर्मली क्या है, मेंबर्स का अप्रूवल तो चाहिए एजीएम में, प्लस आरबीआई का भी अप्रूवल चाहिए। ओके, आरबीआई का भी अप्रूवल चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक के केस में बोर्ड का अप्रूवल चाहिए प्लस आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ठीक है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? सीएजी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सीएजी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद रूरल बैंक के केस में अपॉइंटेड बाय बैंक प्लस सीजी अप्रूवल। मतलब बैंक का मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा किसके कंसल्टेशन में? सीजी के कंसल्टेशन में, बेसिकली सीजी के अप्रूवल के साथ। जो भी अपॉइंट करेगा उसका अप्रूवल लेगा सीजी से रूरल बैंक। तो ये भी एक थोड़ा सा आपको याद रखना। नॉर्मली क्या होगा, एजीएम प्लस आरबीआई अप्रूवल। उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक के केस में बोर्ड प्लस आरबीआई अप्रूवल। आपका एसबीआई के केस में सीएजी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और रूरल बैंक के केस में बैंक का मैनेजमेंट ही अपॉइंट करेगा, बट सीजी का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद आता है रेमुनरेशन नॉर्मली आपका सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो हिसाब किताब दिया हो उसको फॉलो करोगे। ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक और आरबीआई के केस में, नेशनलाइज्ड बैंक एंड आरबीआई के केस में, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, एसबीआई के केस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में और नेशनलाइज्ड बैंक के केस में आरबीआई फिक्स करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई के केस में कौन फिक्स करेगा? आरबीआई फिक्स करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके एक्सेप्ट नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई, बाकी सारे बैंक्स में क्या होगा, सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आती है। उसके बाद पावर ऑफ ऑडिटर क्या होगा? सेम कंपनीज एक्ट 13 में जो प्रोवाइड किया हुआ है, सेम एज इट इज पावर ऑफ ऑडिटर होगा। ये आई होप सो आपको समझ में आया। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो बेसिकली आपको 3 टाइप की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एक तो नॉर्मल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, और एक आप अगर कोई फ्रॉड है तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड करोगे। ठीक है। तो पहला केस स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होगा, जो नॉर्मली सारे बैंक्स में जाएंगे मैंडेटरीली, वो क्या होगा, वो किसको आप रिपोर्ट करोगे? रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। और फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, इसके लिए भी एक कोड है ईआरटीपी अदर। ईआरटीपी मतलब ई बुक्स वगैरह होता है ना, वैसे ही ईआरटीपी और एक अदर आप अलग से याद रख लेना, ईआरटीपी अदर। टोटल इसमें हम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। ठीक है, ईआरटीपी अदर। पहला पॉइंट क्या है, वेदर और नॉट ऑडिटर रिसीव्ड सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर। क्या ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा था वो उसके टू द सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा था उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिला कि नहीं मिला। तो वेदर और नॉट ऑडिटर रिसीव्ड सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस फॉर एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर। ई याद रखना, एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद अतः वेदर रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस आर एडुकेट। अब क्या होता है कि आप हर एक ब्रांच का तो जाके बुक्स ऑडिट नहीं कर सकते, हर एक ब्रांच को जाके आप विजिट तो नहीं कर सकते। तो वहां से कुछ रिटर्न्स आते हैं जिसमें डिटेल्स दिया हुआ रहता है, उनके ट्रांजेक्शन्स के बारे में, उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। वो फिर आप एग्जामिन करते हो, आप देखते हो कि कितना मटीरियल है, कितना मटीरियल नहीं है। अगर मटीरियल होता है फिर उसके ऑडिटर से आप कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कॉल करते हो, तो उसके हिसाब से ऐसे चलता है। तो वो रिटर्न्स जो आपको मिला है ब्रांचेस से, वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो आप बताओगे। ठीक है।
आर से ऐसे हुआ ई आर, उसके बाद टी आता है whether balance sheet disclose true and fair view of the state of affairs. वेरी सिंपल पॉइंट कि आपको बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट जो बैंक का है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक्स बताता है कि नहीं बताता है, ठीक है, दैट इज टी। एंड उसके बाद आता है टी से एक और पॉइंट है विद प्रॉफिट एंड लॉस शोज ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या सही फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वो बताना है whether प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो टी एक और आ गया। उसके बाद आता है पी से whether a transaction entered the बैंक where within its power, जो भी बैंक ने ट्रांजेक्शन एंटर किया क्या वो उसके विद इन पावर था कि नहीं पावर था, वो चीज आपको बताना पड़ेगा। और एनी अदर मैटर ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी, जो भी ऑडिटर को लगता है कि बताना चाहिए वो अदर मैटर्स में आप बता सकते हो। तो इसमें वापस से एक चीज माइंड में डिस्कस करते हैं, ERTP अदर। ERTP अदर, ई से क्या था, जो भी ऑडिटर ने एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑडिटर ने एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन मांगा था वो उसे टू द सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आता है आर। आर से क्या था, आर से आपने देखना है कि रिटर्न्स, रिटर्न्स जो भी ब्रांचेस से मिला है वो एडिक्वेट है कि नहीं, ठीक है। टी से क्या है, टी से दो पॉइंट था, बैलेंस शीट से रिलेटेड एक था, एक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था। बैलेंस शीट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है कि नहीं बताता है, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि नहीं बताता है। उसके बाद पी आता है कि बैंक्स ने जो भी ट्रांजेक्शन एंटर किए वो विद इन इट्स उसके पावर के विद इन था कि नहीं था, वो बताना है। उसके बाद एक अदर था, अदर से क्या था कि जो भी ऑडिटर को लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर ऑडिटर को लगता है बताना चाहिए वो बताना पड़ेगा, ठीक है। ERTP अदर। दूसरा रिपोर्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सिमिलर टू कारो रिपोर्टिंग, जैसे एडिशनल ऑडिटर को एडिशनली देना पड़ता है उसी टाइप से लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर को देना पड़ता है। उसके सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सिमिलर टू कारो, जैसे कि दीज आर इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसके इन एडिशन है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट जा रहा है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं जाएगा, दिस इज इन एडिशन। डेडलाइन क्या है, 30th जून ऑफ एवरी ईयर, भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन आया भी था नवंबर 19 सीए फाइनल, नवंबर 19 सीए फाइनल में एमसीक्यू में था भी, और ये इंटर में भी आ सकता है। तो डेडलाइन फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेगा, 30th जून एवरी ईयर। इसका फॉर्मेट कौन स्पेसिफाई करेगा, आरबीआई स्पेसिफाई करेगा। इसमें क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव समरी इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज रिकमेंडेड टू गिव द सेम, मतलब एग्जीक्यूटिव समरी आप जो भी आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह मिलता है, आपको लगता है की एरियाज है, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किया ड्यूरिंग द ऑडिट, उसका समरी आप दे सकते हो ऑन वॉलेंटरी बेसिस। वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप दो, ताकि मैनेजमेंट को, जो यूजर्स ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, उनको समझ में आए, ठीक है। आपने क्या काम किया, आपने को क्या चैलेंजेस लगा, आपका क्या की एरियाज था, वो सब चीज के बारे में उनको नॉलेज मिले। दो ये मैंडेटरी नहीं है, ओके, मैंडेटरी नहीं है, बट ऑन योर वॉलेंटरी बेसिस इट इज रिकमेंडेड टू गिव दैट, ओके। उसके बाद आता है लास्टली फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ये रिसेंट टॉपिक्स है, पहले ये चैप्टर में नहीं था, बट ये रिसेंट टॉपिक है। इसमें आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसके कारण ये एप्लीकेबल हुआ। सो इसमें क्या बोल रहा है, इफ एन ऑडिटर फाइंड्स एनीथिंग सस्पेक्टिबल टू फ्रॉड, if auditor finds anything susceptible to fraud or fraudulent activity or act of excess power or smell any foul play in any transaction, ठीक है, बहुत मस्त अंग्रेजी लिखा है ना। इफ एन ऑडिटर फाइंड्स एनीथिंग सस्पेक्टिबल टू फ्रॉड, मतलब ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, पहला बात, और कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एक्चुअली में मिलता है। एक तो हो गया सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड, जिसमें ऑडिटर श्योर नहीं है बट लगता है हो सकता है। एक कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उसको एक्चुअली मिला है। उसके बाद एक्ट ऑफ एक्सेस पावर, मतलब कोई बंदा विद इन पावर नहीं काम कर रहा है, एक्सेस जो उसके पावर में नहीं, चाहे आरबीआई का रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, तो एक्सेस पावर को जो एक्सरसाइज कर रहा है अगर वो मिल रहा है सॉरी, और स्मेल एनी फॉल प्ले इन एनी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी उसको गड़बड़ी मिल रही है कोई ट्रांजेक्शन में, तो वो क्या करेगा, दिस देन ही शुड रिपोर्ट टू रेगुलेटर, he should report the same to regulator, okay।
any deliberate failure will render him personally liable. कोई भी अगर deliberate failure है, कोई भी अगर deliberate failure है, तो उसको ये तो वो ऑडिटर पर्सनली लायबल हो जाएगा. ठीक है, आप पूरा आपको स्केप्टिक रहना है, आपको पूरा आपका ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है. अगर वो आप एक्सरसाइज करते हो तो स्टिल इफ यू डोंट कम अक्रॉस एनी फ्रॉड्स और आप रिपोर्ट करने से फेल हो जाते हो तो आप लायबल नहीं होंगे. बट आप कोई डेलिबरेटली, चाहे आप कोई ग्रॉस नेग्लिजेंट के कारण आपने कोई फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में आप पर्सनली लायबल हो जाओगे. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक एक्सेप्ट रूरल रीजनल बैंक. तो सारे बैंकों के लिए अप्लाई होगा एक्सेप्ट रूरल रीजनल बैंक के छोड़ के बाकी सारे. और अगर फ्रॉड है तो आपको रिपोर्टिंग अंडर ऐसे 240 भी आ ही जाएगा. व्हाट माय पॉइंट? तो ये चीज था कि रिपोर्टिंग अंडर फ्रॉड में आपको क्या बताना है. अगर आपको कोई भी चीज सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड मिलता है, चाहे आप कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आपको मिलता है, चाहे आपका कोई आपको लगता है एक्सेस यूज ऑफ पावर है, एक्सेस यूज ऑफ पावर है, और कोई पता चलता है स्मेल एनी फॉल प्ले इन एनी ट्रांजेक्शन. ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन के साथ आप खेल लेते हो ना. फ्रॉड करने का बहुत सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप ट्रांजेक्शन को ऐसे घुमाते हो जो किसी को पता ही नहीं चलता है. किसी को पता ही नहीं चलता, जो या तो आप इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हो किसी ट्रांजेक्शन को कि उसको डिस्क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड ऑडिटर्स एंड अप मिसिंग दैट जो लिंक होता है जहाँ पे वो फ्रॉड पता लग सकता है, वो उनको पता नहीं चल पाता है. ठीक है, सो ऐसा कुछ भी पता चलता है तो उसे रेगुलेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर आप कोई भी डेलिबरेटली रिपोर्ट नहीं करते हो, चाहे आप ग्रॉस नेग्लिजेंट हो, तो आप इन दैट केस आप पर्सनली लायबल हो जाओगे. और ये एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक एक्सेप्ट रूरल रीजनल बैंक. और जैसे फ्रॉड आया आपको ऐसे 240 का भी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपने देख लिया रिपोर्टिंग. अब आप बोलोगे कि ऑडिट करते कैसे है भाई साहब, ये तो बताओ. आपने बोल दिया कि ये रिपोर्ट देना पड़ेगा, ऐसे अपॉइंटमेंट होगा, आपका पावर्स ये है, रेम्यूनरेशन ये. अब बोलोगे कि भाई साहब ऑडिट करोगे कैसे, स्टार्ट कैसे करोगे, प्लानिंग कैसे करो. तो मैं बोलूंगा सर हमने तो पढ़ चुका है ना, ऑडिट प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, वो सब चीज पढ़ा हुआ है. वही चीज आप देखोगे यहाँ पे भी हम एक बार वापस से डिस्कस करने वाले. थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करके, आप बोलते हो ना कि अंदर से वही है, बस थोड़ा बाहर से पॉलिश लगा के ये बैंकिंग चैप्टर में ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए. बट जो मोरल ऑफ द स्टोरी आप देखोगे एट द एंड में वही सेम होगा जो हमने ऐसे 300 315 वगैरह में हम डिस्कस करते हैं, वही चीज रहेगा. कंडक्टिंग एन ऑडिट, इनिशियल कंसिडरेशन ऑडिटर का क्या रहना चाहिए. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, जो कि आप पहले भी करते थे नॉर्मल ऑडिट में भी. डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस, ये बैंकिंग के केस में स्पेसिफिक है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इंडेटेड तो नहीं हो ना. इंडेटेड हो तो फिर आपको आप उस टीम में उस बैंक का ऑडिट नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कोई भी डेट नहीं है. उसके बाद कोई इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट, कोई आप अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई अदर असाइनमेंट भी हैंडल कर रहे हो तो आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. उसके बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा. उसके बाद कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करोगे, आप उनसे अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी का, उसका की एरियाज क्या था, उसका वर्क पेपर्स भी आप मांग सकते हो फॉर अ रेफरेंस. तो ये सब चीज आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करोगे. और उनसे ये भी पूछोगे आप आपने छोड़ा क्यों, अगर उन्होंने रिजाइन किया तो आपने क्यों छोड़ा. वो सब चीज आप डिस्कस करोगे. उसके बाद एस्टैब्लिश एन एंगेजमेंट टीम, आप एक टीम डिसाइड करोगे, कौन कौन कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स होंगे, कौन कौन डेजिग्नेशन के टीम मेंबर होंगे, ये सब चीज आप डिसाइड करोगे. तो इनिशियल कंसिडरेशन में हुआ. उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो आप नॉर्मली भी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का नॉलेज लेते हो, अंडरस्टैंडिंग लेते हो फॉर एक्सेसिंग रोमम को एक्सेस करने के लिए. उसलिए अंडरस्टैंडिंग लोगे. तो अंडरस्टैंडिंग में स्पेसिफिकली बैंक के केस में क्या क्या चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा. इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है, बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ये तो आप सारी कंपनी के लेते हो. उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा रिस्क एक्सपोज्ड रहता है. 24/7 बैंक रिस्क एक्सपोज्ड है. यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है.
आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना क्रिटिकल है ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो ऑडिटर को ये तीनों चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि एक चीज तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर से इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये तीन चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके बाद क्या करेगा, एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लिया तो उसके बाद रोमम एक्सेस करेगा, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग असेसिंग रोमम। अब देखो कि वही फ्लो चल रहा है। आपने इनिशियल कंसिडरेशन देखा जिसमें आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस किया, आपने एंगेजमेंट टीम डिसाइड किया, आपने इंडेटेडनेस का डिक्लेरेशन दिया, प्रीवियस ऑडिटर से आपने कम्युनिकेट किया। ये सब चीज करने के बाद आपने क्या किया, एंटिटी का एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग लिया है। उसके दौरान आपने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लिया, और तीसरा आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लिया। उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई एंड एसेस करोगे रोमम को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई एंड एसेस करोगे। इसके दौरान आपको क्या क्या किस किस चीज का, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉर्मल, आपका कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई रिस्क है तो उसको भी एसेस करोगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, कोई स्पेसिफिक रिस्क है वो भी, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपने कोई एक्टिविटी एज अ बैंक आउटसोर्स की हो तो उसमें भी क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी आप एसेस करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप ये रिस्क को लो मीडियम हाई में कैटेगराइज करोगे। ओके, तो रोमन में आप क्या किस किस चीज का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एसेस करोगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड को एसेस करोगे, कोई स्पेसिफिक रिस्क है वो डिटरमाइन करोगे, और कोई आउटसोर्सिंग से रिलेटेड रिस्क है वो आप डिटरमाइन करोगे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बैंक की केस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग लेना कि वो एक्चुअली में वो स्ट्रांग है कि नहीं, सॉरी एक्चुअली में वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को आपको बहुत क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक रिक्वायर्स फॉलोइंग। तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब चीज होना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर आप देखो कि वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में ये सारे फीचर्स है कि नहीं है। अगर ये है तो वो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जब भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, चाहे उसको इवेल्युएट कर रहे हो, तो यू शुड क्रिटिकली एग्जामिन दीज ऑल फीचर्स। तो पहला फीचर बोलता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज आप अगर डिटरमाइन कर रहे हो तो उसमें टीसीडब्ल्यूजी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बैंक का क्लर्क आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डिटरमाइन कर रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। ये टीसीडब्ल्यूजी से रिव्यूड एंड अप्रूव्ड होना ही होना चाहिए। उसके बाद व्हाइल अप्रूविंग पॉलिसीज, जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को आप अप्रूव कर रहे हो तो TCWG should ensure that policies should be consistent with the bank business, बैंक के बिजनेस से कंसिस्टेंट होना चाहिए, बैंक के ऑब्जेक्टिव से कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड कैपिटल एंड स्ट्रेंथ एंड मैनेजमेंट। तो बैंक का जो फीचर्स है, बैंक का जो स्ट्रेंथ है, बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सब चीज से आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अलाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आपका जो बैंक का बिजनेस है, आपका जो कैपिटल स्ट्रेंथ है, आपका जो रिस्क एक्सपोजर है वो कुछ और है, और आपने पॉलिसी कुछ और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बना दिया। तो क्या हो जाएगा, आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का वही डिफीट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो आपको जब भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हो तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि हमारे बैंक के लिए क्या क्या चीजें रेलिवेंट है। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, आपका कैपिटल स्ट्रेंथ देखोगे, आपका स्ट्रैटेजी देखोगे खुद का, ठीक है। तो इसके लिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा बात आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। आपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी तो बना दिया, ठीक है। अब जो एक्चुअल रिस्क है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे पहले, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करोगे, हाउ बिग इज द रिस्क। आइडेंटिफाई करें, उसके बाद मेजर करोगे कितना बिग है रिस्क है, उसको क्वांटिफाई करोगे, ठीक है। और उसके बाद मॉनिटर करोगे रेगुलर बेसिस में, ठीक है। रिस्क that may significantly affect the achievement of bank's goals and objectives should be identified, measured and monitored. जो भी बैंक का गोल्स या बैंक का ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकता है वो सारे रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे,
उसको मेजर करने पड़ेंगे और मॉनिटर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, अब आपको कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज भी होने चाहिए जो कि आपको रिस्क को मिटिगेट कर सके, रिस्क को प्रिवेंट कर सके। ओके, सो फॉर दैट बैंक शुड हैव appropriate control to manage its risks including the following। आया ना मैनेज। अब आपने पहले क्या किया, आपने एक पॉलिसी बनाया रिस्क के लिए, उसके बाद आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर किया और मॉनिटर कर रहे हो कि थ्रू आउट द पीरियड आपका रिस्क कितना है। थ्रू आउट द, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिस्क इतना है, बट वो थ्रू आउट द पीरियड हो सकता है वो आगे जाके बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपको मॉनिटर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक कंट्रोल बनाओगे जिससे आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे, उसको मिटिगेट कर पाओगे, उसको प्रिवेंट कर पाओगे। और वो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि आप एक काम को मेकर चेकर प्रोसेस होना चाहिए। कोई बना रहा है किसी चीज को तो उसको उसका रिव्यू कोई और बंदा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ही खुद ही बना रहे हैं और हम ही खुद ही अप्रूव भी कर रहे हैं। So effective segregation of duties should be there, and thereafter verification and approval of transaction। आपका जो भी ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल होना चाहिए। सेटिंग ऑफ लिमिट्स, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर लोन है तो आपको ऐसा रहना चाहिए कि 10 लाख का लोन ये लेवल 1 मैनेजर अप्रूव कर सकता है, 20 लाख से ऊपर का वो मैनेजर अप्रूव कर सकता है, सीनियर मैनेजर अप्रूव कर सकता है, 50 लाख से ऊपर का डायरेक्टर अप्रूव करेगा। तो अकॉर्डिंगली एक लेवल डिसाइड होना चाहिए जो कि फॉर approving the transaction। So setting of limit and reporting of approval of exception, reporting and approval of exception। कोई exception है जो कि अगेंस्ट द बैंक पॉलिसी है, चाहे विद इन द पावर नहीं है आपके, अगर आप कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे आप कुछ ऐसा चीज एक्सरसाइज कर रहे हो जो विद इन आपके पावर नहीं है एज अ बैंक एम्प्लॉय, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे और उसका एक्सेप्शनल अप्रूवल लोगे, ठीक है, फ्रॉम द रिलेवेंट अथॉरिटी जैसे TCWG वगैरह से आप उसका एक्सेप्शनल अप्रूवल लोगे। मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट शुड बी सेटअप विच रेगुलेटरी एक्सेस द रिस्क। मतलब आपके पास एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होना चाहिए कुछ बंदों का जो इंडिपेंडेंटली देखे कि रिस्क का, क्योंकि अगर आप जब ये चीज आपको मानना पड़ेगा, अगर आप खुद जो काम करते हो उसी का आप रिस्क वगैरह एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाता है, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाता है, और कहीं ना कहीं आपका माइंड भी वहीं तक लिमिट हो जाता है जो आप देखते हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट हो जो आपका रिस्क को एनालाइज करे टाइम टू टाइम। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ये रहेगा कि बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होगा और उनका ब्रॉडर माइंड रहेगा कि वो चीज भी देखेंगे जो एक्चुअली में आप नहीं देख पा रहे हो एज ए एम्प्लॉय, एज ए मैनेजमेंट। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट सेटअप होना चाहिए। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम भी रिलायबल होना चाहिए। बैंक मस्ट हैव अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एडुकेट फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन ऑन टाइमली बेसिस एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू द मैनेजमेंट एंड TCWG, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, केस स्टडी भी बना के दे सकता है, कैसे भी आपका मेन थीम रहेगा कि आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपने पहले क्या देखा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा, TCWG अप्रूव करेगा, और TCWG का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जब भी TCWG अप्रूव कर रहा है पॉलिसी को तो वो देखेगा कि बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है, बैंक का क्या स्ट्रेटेजी है, बैंक का क्या कैपिटल स्ट्रेंथ है, बैंक का क्या रिस्क है, वो सब चीज देख के वो पॉलिसी को अप्रूव करेगा। एक बार पॉलिसी अप्रूव कर देते तो आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क होता है। उसके बाद उसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो और मॉनिटर करते हो, ठीक है, ये चीज करते हो। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में आपने क्या देखा कि आपने कुछ कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया जो कि आप जिसके दौरान आप रिस्क को मेजर कर रिस्क को मैनेज करते हो। जैसे कि आपने लिमिट सेट किया, आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया, आपने ट्रांजेक्शन्स के लिए अप्रूवल रिक्वायरमेंट सेटअप किया, और आपने एक्सेप्शनल अप्रूवल का भी एक रिक्वायरमेंट सेटअप किया। तो ये चीज आपने कंट्रोल एक्टिविटीज में देखा। उसके बाद आप मॉनिटर करते हो
मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में आप इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट को आप सेटअप किए और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होना चाहिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मैनर में, कंसिस्टेंट मैनर में मैनेजमेंट को मिल सके. ओके. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूसी एंड आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. तीसरा कंट्रोल एक्टिविटीज, चौथा मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड पांचवा रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम. अपने आप आपके आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का भी आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया. आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? आपने स्टार्ट किया था इनिशियल कंसिडरेशन से. इनिशियल कंसिडरेशन से आपने स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग लिया. अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद रोमो आइडेंटिफाई किया. रोमो आइडेंटिफाई करने में एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. उसके बाद आपने उसके बाद आपने क्या करना है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन. एंगेजमेंट टीम डिस्कशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिसका इसमें दो चीज हमने पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले दैट इज बेनिफिट ऑफ डिस्कशन एंड मैटर्स टू बी डिस्कस. एक तो क्या बेनिफिट है डिस्कशन का, दूसरा हम क्या मैटर्स डिस्कस करेंगे, क्या मैटर्स डिस्कस करेंगे वो चीज पढ़ने वाले, और क्या बेनिफिट्स होगा इसका डिस्कशन का. तो पहले बेनिफिट्स देखते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछ दे कि मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन केस ऑफ बैंक ऑडिट, जो एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या क्या मैटर्स आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. और क्या क्या बेनिफिट्स है, चाहे आपके इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट दे सकता है. तो आप दोनों शॉर्ट नोट तो आप इसको भी इंक्लूड कर देना और इसको भी इंक्लूड कर देना. वेरी सिंपल. तो पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ डिस्कशन में, अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर्स टू शेयर देयर इनसाइट्स, मतलब देयर नॉलेज बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग मिला है, आप डिस्कस करते हो, आप 4 टीम मेंबर हो और 4 टीम मेंबर मिलकर अगर डिस्कस करते हो, तो जो सबको अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग मिला रहता है वो आपको बता पाएगा. वो जो भी उसने समझा है बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में, वो आपको बता पाएगा. तो आपको उस पर सेपरेटली वर्क नहीं करना पड़ेगा. चाहे आपको कोई डाउट है, चाहे आपको कोई क्वेरी था, वो आप वहां पे डिस्कस कर पाओगे. तो अपॉर्चुनिटी टीम मेंबर्स मिलके अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं टू अदर टीम मेंबर्स. तो क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर्स टू शेयर देयर इनसाइट. तो ये याद रखना, एक शेयर देयर इनसाइट्स. टीम मेंबर्स अपना इनसाइट शेयर कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर्स टू चेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक बिजनेस रिस्क. बैंक का जो भी बिजनेस रिस्क है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. वेरी सिंपल. उसके बाद है टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द टीम मेंबर्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट एंड एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किया. उस प्रोसीजर से आपने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किया. ओके. एसेस किया आपने उसको. तो आप एक टीम मेंबर को गैदर करके फिर आप डिस्कस करते हो कि जो भी आपने रिस्क एसेस किया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में, वो आप डिस्कस करते हो. ठीक है. तो आप क्या होते हैं, एक पेज पे होते हैं, सेम लाइन ऑफ प्रोसीजर्स पे रहोगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समझ के बैठा है कि इसमें कम रिस्क है, एक बंदा समझ के बैठा है कि ज्यादा रिस्क है, वो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बंदा कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको सबको मिलके आपको एक डिस्कशन परफॉर्म करना चाहिए और एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए कि ये एरिया में हाई रिस्क है, ये एरिया में लो रिस्क है, इसमें हम क्या और कितना एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, एंटी हम नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेगा इस केस में, दूसरे एरिया में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेगा. तो ये सब चीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एक पेज पे रहना पड़ेगा, सबको एक पॉइंट पे अग्री करना पड़ेगा. सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कशन करो. ओके. इसके बाद आता है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड. जस्ट सो अब आपने ये देखा कि बेनिफिट्स क्या है डिस्कशन का. आपने देखा कि आपका रिस्क का अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हो, आपका बिजनेस ये बैंक का बिजनेस के बारे में जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकते हो, और आप रिस्क असेसमेंट को शेयर कर सकते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स कितना परफॉर्म करना है वो सब चीज शेयर कर सकते हो विद इन एंगेजमेंट टीम. तो ये कॉमन सा पॉइंट है. अगर आपको एग्जाम में नहीं भी समझ में आए, कभी आपको क्लिक ना भी करे, तो आप खुद से बना के लिख देना कि क्या है एंगेजमेंट टीम के बीच के डिस्कशन का क्या क्या फायदा हो सकता है. ठीक है. आप अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज बिजनेस शेयर कर सकते हो. ठीक है. दूसरा क्या है, आप एक्सचेंज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू बिजनेस रिस्क. ठीक है.
तो ये सब चीज आप खुद से भी बना सकते हो। एटलीस्ट आपको 4 नंबर का आया तो कुछ लिखोगे तो 2 नंबर तो मिल जाएंगे ना। सो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपको जो भी समझ में आ रहा है, आपको जनरल लेमैन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ऑडिट में लेमैन लेमैन माइंड भी बहुत बार काम आ जाता है। तो उस टाइम में आप एज ए लेमैन सोचने लगो कि ऐसा होता तो मैं नॉर्मली क्या करता, रादर देन बुक में क्या लिखा हुआ है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं क्लिक करे तो एक जनरल पॉइंट लिख लो, जनरल थॉट प्रोसेस बना लो कि अगर आपने याद नहीं किया हुआ है, चाहे आपको क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर आप एज ए लेमैन सोचो कि क्या करते हैं हम उस केस में। ओके, उसके बाद आता है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। क्या क्या मैटर आप एक्चुअली में डिस्कस करोगे। इसके लिए भी एक कोड है ERFS। ERFS हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करते हैं। ERF दैट इज एंगेजमेंट रिव्यू फॉर्म, और ERF का फुल प्लूरल फॉर्म ERFS। ERF क्या होता है, एंगेजमेंट रिव्यू फॉर्म होता है, जो हम लोग कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं ये वर्ड को। ये एंगेजमेंट रिव्यू फॉर्म, कोई भी एंगेजमेंट कंप्लीट करते हैं उसका रिव्यू करने के लिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट ERFS। तो E 2 बार आएगा तो E को 2 लिख दिया, RFS ERFS आपको याद रखना है। तो इसमें क्या क्या आप डिस्कस करोगे, एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू अकर, एरर्स व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स। तो ऐसा एरर्स जो आपको आपको लगता है कि मोर लाइकली टू अकर है, तो उस पर आपको स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। उस पर क्या आपको एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करना चाहिए कि इस पे आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, क्या क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सब चीज डिस्कस करना पड़ेगा। एरर दैट आर मोर लाइकली टू अकर, एरर व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस ईयर, method of by which fraud might be perpetrated by the bank personnel and others। मतलब आप ऐसा मेथड कुछ हो सकता है जिसके द्वारा बैंक के पर्सनल ने फ्रॉड किया होगा और उसको छुपाया होगा, ठीक है, परपेट्रेट किया होगा। तो मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल एंड अदर्स, तो ये एफ हो गया। ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। तो ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस रिस्क, नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये सब चीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा एज एन एंगेजमेंट टीम कि इस ERFS अब ऐसे देखते हैं। ई से क्या कहता है, एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू अकर, एरर्स दैट अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स आर, आपका रिस्पॉन्सेज क्या होगा टू द वेरियस रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। एफ से क्या होगा, मेथड बाय विच फ्रॉड इज परपेट्रेटेड बाय द बैंक पर्सनल। उसके बाद एस से क्या है कि नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। फिर से ERFS ई से क्या था, एरर्स जो कि मोर लाइकली टू अकर है। एक और ई से क्या था, एरर्स दैट अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। आर से क्या था, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरियस रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। ERF fraud, method by which fraud is perpetrated by the bank personnel। एंड एस से क्या था कि आपको स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो ERFS ऐसे याद रखना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे जाओ तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो और आपका मोस्टली चीजें याद भी रह जाए। तो आपको बहुत कम टाइम में, मतलब आप यहाँ ये क्लास कर लो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दो और आपका चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप करोगे, आपने क्या किया अभी तक, पहले आपने इनिशियल कंसिडरेशन देखा एंटिटी का, फिर आपने क्या किया, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लिया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया। दो स्पेसिफिक पॉइंट हमने देखा था कि हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लिया और एक एंगेजमेंट टीम में क्या क्या डिस्कशन हो सकता है, वो चीज का बेनिफिट और क्या मैटर्स डिस्कस हो सकता है, वो चीज हमने देखा, ठीक है। अब वो एक फ्लो को कंटिन्यू करते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसके बाद क्या करो आप, अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऐसे 300 का रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे। इसमें कुछ भी आप स्पेसिफिकली याद नहीं करना पड़ेगा और एग्जाम में भी आप लिख देना कि एज पर ऐसे 300 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। उसके बाद आता है ऑडिट स्ट्रेटेजी के बाद आपको ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा एज पर ऐसे 300। उसमें भी वहाँ पे आप 300 में जो डिटेल में पढ़ते हो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो एज पर 300 आपको ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार ऑडिट प्लान डेवलप कर लिए तो उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा कि आपने जो भी रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, आपने रिस्क को असेस किया, उसके
के लिए आप क्या परफॉर्म करते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो दैट शुड बी योर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, डिटरमाइनिंग द ऑडिट मटीरियलिटी, आपको मटीरियलिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न, क्या जो बैंक गोइंग कंसर्न एजम्पशंस यूज करे क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये एग्जीक्यूशन केस में आप बहुत कुछ करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, कॉन्फर्मेशन फ्लोट करते हो, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज। तो उसमें से कुछ कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपने रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क, आपका ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाया, ऑडिट मटीरियलिटी डिटरमाइन की, गोइंग कंसर्न के बारे में आपने देखा। उसके बाद आपका कुछ अदर रिपोर्ट्स को भी आप देखना चाहिए, क्योंकि बैंक को बहुत चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ता है। तो बाकी सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें पता लग सकती है, बहुत चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, जो कि आपको ऑडिट के लिए रेलिवेंट हो सकता है। सो रिव्यू एंड रिलायंस ऑफ अदर रिपोर्ट्स, ऑडिटर शुड कंसिडर एडवर्स एंड क्वालिफाइड रिमार्क्स इफ एनी अपीयरिंग इन फॉलोइंग रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क है तो उसको फिर अपने ऑडिट में कंसिडर करना पड़ेगा, और अपने ऑडिट ओपिनियन में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा, किस किस चीज में, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में, प्रीवियस ईयर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रीवियस साल के रिपोर्ट में अगर एडवर्स या क्वालिफाइड मार्क है तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंकरेंट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनी टू पर्टिकुलर अकाउंट। तो ये सब चीज का कोई भी रिपोर्ट में आपको बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका जो भी आपसे रिलेट करता है, जो भी रिपोर्ट्स जैसे कि आपके लिए रेलिवेंट होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट है, इंस्पेक्शन वगैरह से रिलेटेड रिपोर्ट है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट है, वगैरह वगैरह है, प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट है। तो वो सब चीज में अगर कोई भी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन है, चाहे रिमार्क्स है, तो वो चीज को भी आप अपने ऑडिट कंसिडरेशन में आपके खुद के ओपिनियन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो चीज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं, जितना भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में कर लेते हैं। इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। The report of audit of State Bank of India is also required to make to the central bank and almost identical to the auditor's report in case of nationalized bank. Explain what would be the what would the auditor state in his report. क्या auditor को बताना पड़ेगा उसके रिपोर्ट में। तो हमने डिस्कस किया था ना, हाँ क्या था ना, देखो एक बार वापस से, इसके लिए कोड भी हमने बनाया, ERTP अदर, ठीक था ना, कि एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मिला है कि नहीं, उसके रिटर्न्स ब्रांचेस से जो है एडिक्वेट है कि नहीं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू बैलेंस बताता है कि नहीं, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा कि बैंक ने जो भी ट्रांजेक्शन एंटर किया वो विद इन इट्स पावर है कि नहीं, और उसने देखा कि फिर ऑडिटर को जो भी उसको लगता है कि कुछ अदर मैटर्स है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वो बताना पड़ेगा। तो ये ERTP अदर, तो यहाँ आप जब भी आप प्रिपेयर करो ना, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके लिख लेना ERTP अदर। अगर ये आपको पता है ERTP अदर, तो आपका ये क्वेश्चन डन, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन LFAR लिख दोगे। उसके बाद आता है इफ एन अकाउंटिंग पर्सनल वेदर इन कोर्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट और इन प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट फाइंड्स एनीथिंग सस्पेक्टेबल। अब ये देखना लाइन हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉड वाले रिपोर्टिंग में, anything susceptible to fraud or any fraudulent activity or any act of excess power or smells any foul play in any transaction, he should refer the matter to the regulator को बताना पड़ेगा। Any deliberate failure on the part of auditor should render himself liable for the action, ठीक है। Analyze and explain the RBI circular or regarding the liability of accounting and auditing profession। तो ये बेसिकली एक लाइन दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, अब इसको बोल रहा है इसको थोड़ा एनालाइज करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइज करो और बताओ कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसी को सिंपल लैंग्वेज में, ये बेसिकली ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन इज मोर ऑफ, आपको एक पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स सा दे दिया, सर्कुलर का लाइन दे दिया, अब आपको अपने लैंग्वेज में इसको समझाना है क्या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विजिलेंट रहे, वो इसको कोई भी फ्रॉड मिलता है जो कि उसको या तो सस्पेक्टेबल टू फ्रॉड है, मतलब एक्चुअली में फ्रॉड नहीं पता है, बट उसको लगता है कि फ्रॉड हुआ हो सकता है, चाहे उसको कोई एक्चुअल नॉलेज ऑफ फ्रॉड है, चाहे कोई एक्सेस पावर के बारे में पता चला है,
चाहे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स में उसको लगता है कि गड़बड़ी है, तो वो सब चीज़ क्या है, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, रेगुलेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो फेल करता है रिपोर्ट करने के लिए, तो उसको पर्सनली लायबल हेल्ड कर दिया जाएगा, और उसके साथ-साथ ऐसे 240 का भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाता है। ओके, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करके लिख देना है। Management develops control and user performance indicators to aid in managing the business and financial risk. Explain in reference to the requirement of an effective risk management system. In the वो effective risk management process का requirements हमने पढ़ा था ना, requirements of effective risk management. तो ये चीज आपको इतना हाईलाइट करो, और वो चीज आप याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या था पॉइंट्स। एक पॉइंट था आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, आपने आपने आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और मॉनिटर करना है किसको, रिस्क को, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज था, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज था, और लास्ट में आपका रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट याद रहेगा। क्वेश्चन खत्म। मे 19 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आप लिखोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये है, ये बेसिकली ये सारा ऑल्टरनेटिव्स में और करके। तो ये क्वेश्चन है क्या है, लिस्ट आउट द मैटर्स व्हिच यू वुड डिस्कस एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट टू गेन एन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंगेजमेंट टीम का क्या क्या मैटर डिस्कस करोगे, हमने पढ़ा था ना, ERFS, एरर्स दैट आर मोर लाइकली टू ऑकर, एरर्स जो प्रीवियस ईयर में था। आर से हमने देखा कि ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू द रिस्क। उसके बाद एफ से फ्रॉड, कैसे मेथड्स बाय विच बैंक का पोर्शन परपिट्रेट करता है फ्रॉड्स को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपको रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये सब चीज मैटर्स आपको डिस्कस करना पड़ता है, तो यहाँ पे ERFS आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ एडवांसेस में। पहले आपको एक कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको रीडिंग कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट तो देख लो। नेचर वाइज क्या क्या हो सकता है, एडवांसेस का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड आपका कितना है, ये सब चीज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे डिस्क्लोज करोगे वो चीज़ है। कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन रीपेबल ऑन डिमांड कितना है वो आप सेपरेटली बताओगे। टर्म लोन कितना आपने ग्रांट किया वो आप सेपरेटली बताओगे। सिक्योरिटी वाइज कैसे बताओगे कि आपने कितना आपका लोन टेंजिबल एसेट से कवर्ड है, कितना आपका बैंक या गवर्नमेंट गारंटी से कवर्ड है, कितना आपका अनसिक्योर्ड है। तो ये सब चीज आप कैटेगरी वाइज अमाउंट बताओगे, ताकि आपको यूजर्स को पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन आपका जो लोन बैंक ने दिया है वो टेंजिबल एसेट से सिक्योर्ड है, कितना बैंक और गवर्नमेंट गारंटी से सिक्योर्ड है, और कितना अनसिक्योर्ड है, ये चीज बताना पड़ेगा। उसके बाद लोकेशन वाइज देना पड़ेगा। तो ये आप एक बार रीडिंग कर लेना। उसके बाद आता है थोड़ा ये अलाइनमेंट हिला हुआ है, बट ये चार्ट बहुत आपको काम आएगा। थोड़ा सा अलाइनमेंट है, थोड़ा हिला हुआ है, बट आई गेस आप मैनेज कर लोगे। ये हैंड रिटन है ना, तो थोड़ा ऐसा हो गया। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? Asset is classified as a non-performing asset when there is a doubt on its realization. मतलब आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने बेसिकली लोन दिया, तो बहुत सारे लोन पे डाउट हो सकता है रियलाइजेशन पे। जब वो डाउट क्रिएट हो जाए रियलाइजेशन पे, तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस। नॉन परफॉर्मिंग जो कि आपको आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देन एनपीए इज क्लासिफाइड बोरोअर वाइज, नॉट फैसिलिटी वाइज। एनपीए को आप कैसे क्लासिफाई करते हो? बोरोअर वाइज क्लासिफाई करते हो, फैसिलिटी वाइज क्लासिफाई नहीं करते हो। मतलब आपने कोई लोन, लेट से एसबीआई ने मिस्टर एक्स को कोई लोन दिया है, उसने 4 लोन दिया, 4 टाइप का लोन दिया, टर्म लोन दिया, कैश क्रेडिट्स दिया, आपको कोई और भी वेरियस लोन्स दिया, आपको हाउसिंग लोन दे दिया, तो 3-4 लोन दिया हुआ, आपको कार लोन भी दे दिया है। अब ये 3-4 लोन दिया आपने, बाकी सब तो बहुत सही से पेमेंट कर रहे थे, कार लोन, हाउसिंग लोन, कैश क्रेडिट्स वगैरह आपने बहुत आराम से पे किया। बट जो आपने टर्म लोन है उसमें आप डिफॉल्ट कर रहे हो, वो आप ड्यू डेट पे नहीं कर रहे हो।
ठीक है, तो आपने टर्म लोन को बैंक एनपीए तो क्लासिफाई करेगा ही करेगा, साथ साथ में बाकी सारे लोन्स को भी वो एनपीए क्लासिफाई कर देगा। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए बहुत रेलिवेंट है, कि आपका जो एनपीए क्लासिफाई होता है दैट इज बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। ठीक है, आपने 4 फैसिलिटी दिया हुआ है, बट अगर एक बोरोवर का एक भी फैसिलिटी एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, तो सारा का सारा फैसिलिटी आपका एनपीए। मतलब एक फैसिलिटी आया तो पूरा कायनात आ जाएगा उसका, उस बोरोवर का। उसके उसके अगेंस्ट उसने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो वो भी आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। तो एवरीथिंग एवरीथिंग। उसके बाद अब हम समझते हैं, ये हमने समझा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ब्रॉडली क्या होता है, कि अगर वो एसेट आपका रियलाइजेशन नहीं दे तो उसको आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एडवांस आप बोलते हो। अब वेरियस अब कब तक पेमेंट नहीं होगा तो आप क्लासिफाई करोगे, वेरियस क्राइटेरिया दिया हुआ है एज पर आरबीआई का प्रूडेंशियल नॉर्म्स, वो आपको पढ़ना है। तो पहला टर्म लोन और बिल्स। इस केस में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, अगर आपने ओवर ड्यू जो ड्यू डेट है उससे उसके बाद भी 90 दिन तक आपने पे नहीं किया, या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट, दोनों में से कोई भी ऐसा हुआ, तो आपको वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कोई किसी में भी आपने डिफॉल्ट किया है 90 दिन तक, पहला 90 दिन तक आप नहीं क्लासिफाई करोगे, ड्यू डेट लेट से आपका 31 मार्च 2018 था, उसको 30 आपका 90 डेज कब होता है, जितना दिन में अप्रैल मई जून, अप्रॉक्स जून एंड तरफ 90 डेज पूरा होगा, तो उसके बाद जून एंड तक अगर वो पेमेंट नहीं करता है, उसके बाद अब उसको एनपीए क्लासिफाई कर दोगे। उसके बाद आता है एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, टर्म लोन के लिए हमने एक जनरल सा फीचर्स पढ़ लिया कि 90 डेज तक ओवरड्यू हुआ तो आप क्लासिफाई कर दो। अब कुछ एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया है, तो क्या उसको भी आप 90 दिन के बाद एनपीए क्लासिफाई कर दोगे? द आंसर इज, देखते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे गारंटी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, और एक हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, तो आप नॉर्मल चीजें देखोगे, नॉर्मल आपका रिक्वायरमेंट देखोगे। टर्म लोन है तो टर्म लोन वाला, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट वाला, एग्रीकल्चरल एडवांस है तो एग्रीकल्चरल एडवांस वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी एडवांस दी को गारंटी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी एडवांस को गारंटी दिया है, तो वो एनपीए तब तक क्लासिफाई नहीं किया जाएगा जब तक वो गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है। 290 दिन, 180 दिन, 270 दिन, 5 साल, 10 साल, कितना भी पीरियड हो जाए, बट जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मैं गारंटी अब नहीं देता, तब तक वो क्लासिफाई एज एनपीए नहीं होगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गारंटी अगर वो रिवोक कर ले, तब आपको उसको एनपीए क्लासिफाई कर देना पड़ेगा, अगर वो ग्रेटर देन 90 डेज है। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी अमाउंट है उसको एनपीए कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक डायग्राम है, वो समझते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको पहला स्टेटमेंट आता है कि आपको जब भी आपका ड्यू डेट पे एक स्टेटमेंट आएगा बोल के कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आया इसका। उसके बाद आपको मिनिमम 1 महीने के गैप के बाद दूसरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट 2 जाएगा। ओके, अब ये स्टेटमेंट 2 से 90 दिन देखेंगे। अगर स्टेटमेंट 2 के डेट से 90 दिन तक आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट और ड्यू अगर आपका पेमेंट नहीं होता है, तो उसको एनपीए क्लासिफाई करते हैं, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट से 90 दिन देना पड़ेगा, और स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में मिनिमम 90 डेज का, मिनिमम 1 मंथ का गैप होना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट से अगर 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसको आप एनपीए क्लासिफाई करते हो। ओके, समझ में आती है इतना बात? उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट ऑफ और कैश क्रेडिट को आप कैसे देते हो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को आप कैसे क्लासिफाई करोगे एज एन एनपीए। इसमें बोला गया है अगर ये ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, अगर मोर देन 90 डेज अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, अगर ये मोर देन 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, तो उसको क्या करते हो आप, एनपीए क्लासिफाई कर देते हो।
अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या अराइज होना चाहिए? आपका क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि बॉस बॉस आपका आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है? जस्ट वन सेकेंड चेक। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है? जनरल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इसके लिए आउट ऑफ ऑर्डर समझते हैं। व्हेन एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट। तो इसमें थोड़ा चीज समझने वाला पॉइंट है। आपने नॉर्मली तो क्या पढ़ लिया कि आउट ऑफ ऑर्डर रहता है 90 डेज के लिए। 90 डेज से ज्यादा के लिए अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर दो। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का, वो अगर ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट, ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोल देंगे। अभी हम ये भी समझेंगे ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट होता क्या है, बट आप पहले ये समझो कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का, वो अगर ड्राइंग पावर चाहे सैंक्शन लिमिट से ग्रेटर हो जाता है तो आपको वो आउट ऑफ ऑर्डर क्लासीफाई कर दिया जाएगा। पहला केस ये है, पहला ये सिचुएशन में आउट ऑफ ऑर्डर क्लासीफाई कर दिया जाएगा। और पहले तो ये है, दूसरा एक और सिनेरियो जिसमें आपको आउट ऑफ ऑर्डर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। पहला सिनेरियो क्या था? आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा हो जाता है ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, वेयर नॉट इनफ क्रेडिट मेड ड्यूरिंग द लास्ट 90 डेज टू कवर द इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, आपने आपका ओडी और सीसी पे इंटरेस्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट का ड्यू डेट आया, उसके ड्यू डेट के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो कवर, उतना आपने इंटरेस्ट का 90 दिन तक पेमेंट नहीं किया। आपने 90 दिन तक किया तो आपने पे जो किया वो सफिशिएंट पेमेंट नहीं किया। समझ रहे हो? जो भी सीसी और ओडी का जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट था, लेट से 31 मार्च 18 आपका ड्यू डेट था, तो अप्रोक्सीमेटली जून एंड जो डेट बनता है वो जून एंड तक आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, या तो आपने बिल्कुल ही पेमेंट नहीं किया या तो आपने इनफ पेमेंट नहीं किया, मतलब आपने पार्शियली पे किया है। तो उस केस में भी उसको क्या बोल देंगे? आउट ऑफ ऑर्डर बोल देंगे। पहला क्या था कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस किससे ग्रेटर हो जाता है? आपका सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से। दूसरा केस, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू डेट से 90 दिन के भीतर पेमेंट नहीं किया तो भी आप उसको क्या बोल दोगे? आउट ऑफ ऑर्डर बोल दोगे। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया। अब ये समझना पड़ेगा कि सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर क्या होता है। तो दो चीज होता है। ड्राइंग पावर नॉर्मली आप क्या, ये सब चीज लेने के लिए, क्रेडिट वगैरह लेने के लिए आप अपने स्टॉक को के बेसिस पे लेते हो। आपके स्टॉक के वैल्यू पे आपको दिया जाता है, सैंक्शन किया जाता है। आपका लेट से 1 करोड़ का स्टॉक है तो आपको लेट से 50% ऑफ स्टॉक को आपको बैंक बोलेगा कि ठीक है, हम 50% ऑफ स्टॉक 50 लाख रुपए आपको हम कैश क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, 50% ऑफ योर 1 करोड़। ठीक है, तो दैट इज योर ड्रॉइंग पावर कि आप मैक्सिमम 50%। आपने देखा कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ आपका स्टॉक का वैल्यू है, तो आपका क्या ड्रॉइंग पावर बनता है? यहाँ पे आपका क्या ड्रॉइंग पावर बनता है? आपका 50% ऑफ स्टॉक का ड्रॉइंग पावर बनता है। समझ रहे हो? इससे ज्यादा आप नहीं, उसके ज्यादा के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। आप कल को जाके 2 करोड़ कर लेते हो तब आपका 1 करोड़ का ड्रॉइंग पावर बन जाएगा। कल परसों जाके आप 3 करोड़ कर लेते हो तो आपका 1.5 करोड़ का बन जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग पावर हुआ। दूसरा, साथ साथ में ये भी एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि सैंक्शन लिमिट, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोरोवर को ध्यान में रखते हुए, उसका क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए एक सैंक्शन लिमिट डिटरमाइन किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ का उसका स्टॉक है तो आप 500 करोड़ का आप उसको लोन दे दोगे। नहीं 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 नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो 500 करोड़ कल को जाकर पे भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। ठीक है, ये सब चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। इसका फ्यूचर में बिजनेस में वो इतना पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा कि वो लोन रीपे कर दे, इसका एबिटा सिचुएशन वगैरह क्या है। तो ये सब चीज देख के आप डिटरमाइन करते हो कि उसका सैंक्शन लिमिट क्या होगा। ओके, तो दो चीज है, बैंक कौन सा ग्रांट करेगा? लॉजिकल सा बात है, लोअर ऑफ ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। ठीक है, आपने ऐसे तो 1000 करोड़ का स्टॉक के हिसाब से 500 करोड़ का आपने ड्राइंग पावर डिटरमाइन किया, पता चल रहा है उसका फाइनेंशियल पोजीशन 100 करोड़ से जो ज्यादा का पे ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो तो 100 करोड़ विल बी योर
योर दैट विल बी एक्सटेंडेड टू दैट बोरोवर। 100 करोड़ का आपको लोन दे दिया जाएगा, 100 करोड़ का आपको कैश क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो आपको 100 करोड़ का जो भी अमाउंट मिला है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 110 करोड़ हो जाता है, 110 करोड़ हो जाता है, अब आप बोलोगे कि आपने तो 100 करोड़ से ज्यादा देना ही नहीं था, आपने आपका 110 करोड़ हो कैसे गया? आपने तो बोला कि आप 100 करोड़ से ज्यादा दे ही नहीं सकते। तो होता क्या है प्रैक्टिकली, मैं बताता हूँ। आपका कोई बहुत ज्यादा अच्छा कस्टमर है, अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत बड़ा कस्टमर है, आपको पता है वो पेमेंट कर ही देगा। आपका क्या हुआ कि कोई एक चेक बना दिया उसने, आपके कस्टमर ने, बहुत बड़ा कंपनी है, उसने एक बहुत बड़ा चेक बना दिया, और वो चेक जब बैंक में प्रेजेंट होना है, लेट्स से आपके पास 100 करोड़ का लिमिट था, आपने 90 करोड़ एग्जॉस्ट कर लिया था, और आपने एक 20 करोड़ का चेक बना दिया। आपको याद नहीं था जब आप लिख रहे थे चेक, आप एज एन मैनेजमेंट आपको याद नहीं था, 20 करोड़ का आपने चेक बना दिया, आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है 20 करोड़, और आपने चेक बना दिया। आपने ये नहीं देखा कि यार मेरा लिमिट तो 10 करोड़ का ही बचा हुआ है। अब बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट हुआ, तो बैंक का मैनेजर कॉल किया उसे कि आपका सर, आपका कॉस्ट, आपका बैलेंस तो सिर्फ 10 करोड़ का अनयूटिलाइज्ड बैलेंस बचा है, बट आपने 20 करोड़ का चेक दे दिया है। तो फिर क्या बोलेगा वो कस्टमर आपका कि ये मैंने मिस्टेक से विड्रॉ कर लिया, आई डेंट न्यू अबाउट दिस, आप एक बार इसको क्लियर कर दो, मैं आपको जो 10 करोड़ का आपका एक्सेस अमाउंट है वो मैं आपको शाम तक डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है, तो वो चेक को क्लियर कर देता है, क्योंकि आपका रिलेशन भी इतना अच्छा होता है, आपका हिस्ट्री इतना अच्छा होता है, बैंक भी क्लियर कर देता है प्रैक्टिकली, बैंक भी क्लियर कर देता है, क्योंकि अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप वो कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, और वो फिर किसी और बैंक में जा सकता है, किसी और आपका वो एक कस्टमर लूज हो सकता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर दैट रीजन आप विधि तो आपका 100 करोड़ आपने डिटरमाइन किया था, आपने 10 करोड़ एक्स्ट्रा आपने उस टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर कर दिया। तो वो जैसे वो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वो ग्रेटर हुआ, आपको वो आउट ऑफ ऑर्डर क्लासिफाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल एडवांसेस। आप क्रॉप्स वगैरह के लिए फार्मर्स को लोन देते हो कि आप कब तक के लिए लोन देते हो? आप बोलते हो कि अभी लोन लो, वो सीड्स वगैरह परचेज करता है, सोइंग करता है, और भी फर्टिलाइजर्स वगैरह परचेज करेगा, पूरा उसको सोइंग करेगा, और उसके बाद और भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह परचेज किया थ्रू आउट। तो उसका जब तक हार्वेस्टिंग नहीं हो जाता, उसको पैसा का काम पड़ता है। जैसे ही हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद वो हार्वेस्टिंग करने के बाद वो सेल करता है, एंड देन वो उसको पैसा रियलाइज हो जाता है। ठीक है, फार्मर्स तो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि वो खुद के पैसे से वो सब कुछ कर ले, वो सीड्स भी खरीद ले, फर्टिलाइजर्स भी खरीद ले, ट्रैक्टर भी खरीद ले, जितना भी उनको वाटरिंग का काम होता है वो सब चीज़ भी कर ली, वो चीज़ उनका फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग तो नहीं होता। तो उसके लिए वो लोग लोन लेते हैं बैंक से लोन लेके वो पैसा को यूटिलाइज करेंगे, और जैसे हार्वेस्टिंग होगा वो अपना हार्वेस्टिंग के बाद वो अपने क्रॉप्स को बेचेंगे, और उसको जो भी पैसा होगा उसमें से बैंक का लोन पे करेंगे, और बचा हुआ पैसा वो खुद रखेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ये, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस। अब यहाँ पे लोन जो लेते हैं वो दो टाइप का क्रॉप का लोन हो सकता है। एक होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, और एक हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होता है जिसका क्रॉप सीजन इज अप टू 1 ईयर। ठीक है, क्रॉप सीजन मतलब वो वही हो गया कि आपने जब तक आपने सीड को बोया, मतलब सीड को सो किया, उसके बाद से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है उसको क्रॉप सीजन आप बोलोगे। तो जिसका भी क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर, एक साल में ही उसका सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसको एक सेकेंड, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, ये थोड़ा उल्टा हो गया, जिस आप अपने नोट्स में वो कर लेना। सो बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन ये तरफ वाला हो जाएगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन ये तरफ वाला हो जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पे होना चाहिए था, आई डोंट हैव ऑप्शन टू एडिट, तो नहीं तो मैं यहीं पे एडिट कर देता। तो आप वैसे आप अपने नोट्स में इसको चेंज कर लेना। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होता है, हुज क्रॉप सीजन इज अप टू 1 ईयर। ठीक है, जिसका सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक में
का टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप ऐसा क्रॉप होगा जिसका सोइंग टू हार्वेस्टिंग में मोर देन 1 ईयर लगेगा, दैट इज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, व्हिच क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है। लोन फॉर दिस क्रॉप मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, लोन फॉर दिस क्रॉप इज क्लासिफाइड एज एनपीए इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। मतलब आपका 1 क्रॉप सीजन तक अगर आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू होता है, मतलब आपने एक ड्यू डेट डिसाइड किया और आपका लेट से क्रॉप सीजन था शॉर्ट ड्यूरेशन का 10 महीने, आपका कोई क्रॉप सीजन था लेट से, कोई भी क्रॉप के लिए आपका 10 महीने लगता है सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक, तो क्या हो गया, वो आपका क्रॉप सीजन हो गया, ठीक है, क्रॉप सीजन हो गया। एंड 1 क्रॉप सीजन, यहाँ इस केस में कितना देते हो आप, 1 क्रॉप सीजन देते हो, तो आप कब एनपीए क्लासिफाई करोगे, इफ लोन इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, मतलब 10 महीने, 10 मंथ्स इंटू 1, तो अगर 10 महीने तक ओवर ड्यू हो गया, 90 दिन नहीं देखेंगे, 10 महीने देखेंगे, 10 महीने तक अगर ओवर ड्यू हो गया तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। वैसी सॉरी यहाँ पे 2 क्रॉप सीजन होगा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो ये थोड़ा यही चीज थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से ये डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, एक्चुअली या मोर देन 1 ईयर होगा या यहाँ अप टू 1 ईयर होगा, ये बस चेंज करना है बेसिकली, बाकी सब चीज़ ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर कर दो, यहाँ पे अप टू 1 ईयर करो, ठीक है। मैं भी चेंज कर लूँगा ये, अभी तो पीडीएफ फॉर्म में आई कांट चेंज इट। तो फिर से ये एग्रीकल्चर एडवांस को समझते हैं, 2 टाइप का क्रॉप हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिसमें क्या होगा, क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर, क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर, क्रॉप सीजन किसको बोलते हैं, सोइंग टू हार्वेस्टिंग का पीरियड को क्रॉप सीजन बोलेंगे, ओके। तो और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में आप एनपीए तब क्लासिफाई करोगे, अगर आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाता है फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। 1 क्रॉप सीजन कितना होगा, लेट्स से 15 मंथ्स है, आपको कोई भी क्रॉप के लिए सोइंग टू हार्वेस्टिंग में आपको 15 मंथ्स लगता है, जिस क्रॉप के लिए आप लोन लिए हो, जिस क्रॉप के लिए आपने लोन लिया है उसको सोइंग टू हार्वेस्टिंग के लिए 15 मंथ लगता है, तो अगर तो 15 मंथ तक अगर लोन या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू रह जाता है 15 मंथ्स तक, नॉट 90 डेज, 15 मंथ्स तक ओवर ड्यू रह जाता है ड्यू डेट से, तो आप उसको फिर एनपीए क्लासिफाई करोगे, ठीक है। वैसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में अगर आपका जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स किसको बोलते हैं, जिसका क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर होगा, ठीक है, अप टू 1 ईयर होगा उसको शॉर्ट ड्यूरेशन बोलेंगे। इस केस में एनपीए तब आप क्लासिफाई करोगे अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू रहता है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू कब तक रहता है, फॉर मोर देन फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। बेसिकली जैसे आपका कोई क्रॉप सीजन है 10 महीने का, ठीक है, 10 महीने का आपका कोई क्रॉप सीजन है, आपको सोइंग टू हार्वेस्टिंग में जिस क्रॉप के लिए आपने लोन लिया है उसको सोइंग टू हार्वेस्टिंग में 10 महीने लगता है, ठीक है। तो अगर आपका 20 महीने तक 2 क्रॉप सीजन मतलब 10 इंटू 2 20 महीने, अगर आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू रह जाता है 20 महीने तक, तो 20 महीने के बाद आप उसे एनपीए क्लासिफाई करो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो गया था, आई होप अब ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आई एम सॉरी फॉर द ये थोड़ा यहाँ पे नोट्स में मिस्टेक हो गया था, आई होप यू डोंट माइंड। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन टेम्परेरी डिफिशियंसी। अब जो आपने सीसी ओडी लिया है उसमें आपने स्टॉक स्टेटमेंट, क्योंकि आपने स्टॉक के बेसिस पे याद है आपने ड्राइंग पावर डिटरमाइन किया था स्टॉक अवेलेबल के बेसिस पे, तो स्टॉक अवेलेबल के लिए आपको बैंक को बताना तो पड़ेगा, अपने बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तो उसके बेसिस पे सीसी या ओडी देते हो। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, बैंक को आप हर एक दिन तो आप बैंक स्टेटमेंट स्टॉक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना, कि फर्स्ट में कोई इतना था, सेकंड में कोई इतना स्टॉक स्टेटमेंट हो गया, थर्ड में कोई इतना स्टॉक हो गया, नहीं दे सकते हो।
तो बैंक फॉर दैट पर्पस अप टू 3 मंथ्स ओल्ड बैंक ये स्टॉक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। मतलब आप एक बार स्टॉक स्टेटमेंट दे दो तो वो 3 महीने तक उसी से काम चला लेता है। ठीक है, 3 महीने तक उसी तक, तो क्वार्टरली आपको सबमिट करना पड़ता है। अब क्या हुआ, आपने ये स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया ऑन ड्यू डेट। ठीक है, आपका 3 महीने हो गया, आपने ड्यू डेट पे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया। तो जैसे आपने स्टॉक स्टेटमेंट ड्यू डेट पे सबमिट नहीं किया तो आपका अकाउंट को इर्रेगुलर क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, इर्रेगुलर क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। और आपका अकाउंट अगर 90 दिन से ज्यादा इर्रेगुलर रहता है तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन टेम्परेरी डेफिशिएंसी। मतलब आपने क्या हुआ, आपने ड्यू डेट पे आपने देना था स्टॉक स्टेटमेंट, आपने उस डेट पे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, तो जैसे ही आपने उस डेट पे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया आपका अकाउंट को इर्रेगुलर बोल दिया जाएगा। अगर वो अकाउंट इर्रेगुलर रहा 90 डेज तक तो उसको एनपीए बोल दिया जाएगा। मतलब आपने, मोरल ऑफ द स्टोरी बोलूं तो 90 दिन तक अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, 90 दिन तक अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपको अकाउंट को क्या क्लासिफाई कर दिया जाएगा, आपको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या केस होता है, जब भी आप सैमसंग लिमिटेड डिटरमाइन करते हो तो या तो आप नॉर्मली बेसिस पे आपने क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह दिया देखा और आपने नॉर्मल बेसिस पे आपने ग्रांट किया सैमसंग लिमिट। दूसरा होता है कि आपने एडहॉक बेसिस पे आपने एक अमाउंट डिटरमाइन कर लिया, क्योंकि जो बोरोर था उसको एकदम इमरजेंसी में चाहिए था सीसी या ओडी, तो आपने एक एडहॉक बेसिस में आपने दे दिया। आपका पता है, पास हिस्ट्री वगैरह पता है, तो पता था कि ये तो बंदा दे ही देगा, उसके बेसिस पे आपने एडहॉक बेसिस पे कुछ अमाउंट आपने उसको उसकी जरूरत के हिसाब से आपने दे दिया। तो अगर आपने नॉर्मल बेसिस पे दिया तो आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन वैसा ही है कि नहीं, उसका क्रेडिट वर्दीनेस वैसा ही है कि नहीं है। ठीक है, और आपने एडहॉक बेसिस पे दिया तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार तो, क्योंकि इमरजेंसी में चाहिए था आपने तो दे दिया, बट आपको बाद में जाके उसको रिन्यू करना पड़ेगा, बाद में जाके उसका आपको उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा, आपका उसका क्रेडिट वर्दीनेस देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार एडहॉक बेसिस में दे दिया तो दे दिया, आपको बाद में जाके तो आप देखोगे ना कि आपने जो जितना लोन सैंक्शन किया है वो एक्चुअली में देना चाहिए था नहीं चाहिए था। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिस पे देते हो तो आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है, और एडहॉक बेसिस पे देते हो तो आपको रिन्यू करना पड़ता है। इसमें रिव्यू और इसमें रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू करना का आप एक ड्यू डेट फिक्स करोगे, लेट से आप बोलोगे एवरी 6 मंथ्स आप उसको रिन्यू करोगे सैंक्शन लिमिट को, और एडहॉक बेसिस पे आपको तो डेट ऑफ सैंक्शन से जल्द आपको उसे रिन्यू कर लेना पड़ेगा। अगर आपने ड्यू डेट से जो भी आपका रिव्यू होने का ड्यू डेट था, वो सैंक्शन लिमिट रिव्यू होने का जो भी ड्यू डेट था, उसके विद इन 180 डेज, रिव्यू होने का जो ड्यू डेट था उसके 180 डेज तक अगर आपने रिव्यू नहीं किया, 180 डेज तक आपने अगर रिव्यू नहीं किया तो आपका एनपीए क्लासिफाई कर लिया जाएगा। अगर आपने एडहॉक बेसिस पे दिया था तो एडहॉक बेसिस पे अगर आपने दिया था तो आपने अगर विद इन 180 डेज ऑफ सैंक्शन, आपने जिस दिन लोन सैंक्शन किया उसके 180 डेज तक अगर आपने रिन्यू नहीं किया विद इन 180 डेज, तो भी उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो ये टेम्पररी डिफिशिएंसी के बेसिस पे था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं बैंक ऑडिट से रिलेटेड, वो भी समझते हैं। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, इसमें क्या होता है फैसिलिटी में, एक कोई बोरोर को बहुत बड़ा लोन चाहिए, जैसे कि जियो टेलीकॉम को बहुत 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो क्या होता है कि एक सिंगल बैंक अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो भी देखता है कि अगर ये एक इतना बड़ा लोन हम दे दिए तो हो सकता है अगर ये एक लोन डिफॉल्ट हो गया तो एक लोन के कारण पूरा बैंक बर्बाद हो सकता है, पूरा बैंक को क्लोज करना पड़ सकता है। तो वो ऐसे एग्री नहीं होता है सिंगल बैंक लोन देने में। तो क्या होता है उस केसेस में, मोर देन वन बैंक्स टू 2-3-4 बैंक मिलकर लोन देते हैं एक सिंगल बोरोर को, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजोर्टियम में आके लोन देना। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, एक बैंक लीड बैंक चूज किया जाता है, एक बैंक लीड बैंक होगा, बाकी सारे बैंक्स मेंबर बैंक होंगे। लीड बैंक सारे पेपर वर्क्स वगैरह एंटर करेगा,
एंड वो क्या करेगा, उसका 1-to-1 डीलिंग होगा बोरोर के साथ, वही प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह रिकवर करेगा एंड बाद में जाके अपने मेंबर्स बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम में क्या बोला गया है कि अब जो लीड बैंक है वो तो पैसा रिसीव किया, अब हो सकता है वो पैसा रिसीव करने के बाद वो मेंबर बैंक को ट्रांसफर ना करें। तो अब क्या है, आपका क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए, लीड बैंक ने तो अमाउंट रिकवर कर लिया, ड्यू डेट पे ही अमाउंट रिकवर कर लिया, सॉरी, तो ड्यू डेट पे जैसे अमाउंट रिकवर कर लिया, तो क्या मेंबर बैंक को भी मान लेना चाहिए कि क्या अमाउंट रिकवर हो चुका है, दो दे हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द लिंक्ड बैंक, लीड बैंक से उनको पैसा नहीं मिला है, तो क्या उसको मान लेना चाहिए रिकवर नहीं, रिकवर हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो द आंसर इज नहीं, जब तक वो खुद रिसीव नहीं कर ली इन ओन बुक्स तब तक वो रिकवरी नहीं मानेंगे। और अगर उसका 90 डेज हो जाता है, 90 डेज हो जाता है, अगर वो ग्रेटर देन 90 डेज हो जाता है तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर देना पड़ेगा। दो उसको बोरोर से लीड बैंक को पैसा मिल गया, बट मेंबर बैंक्स को खुद के बुक में रिकवरी देखना पड़ेगा रादर देन लीड बैंक के बुक्स में। ठीक है, उसके अब क्विकली इसको पढ़ लेते, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। लोन बाय मोर देन वन लेंडर टू वन बोरोर, one bank is selected as lead bank and rest will be a member bank. बोरोर क्या होता है, बोरोर लीड बैंक को पैसा देगा और लीड बैंक क्या करेगा, मेंबर बैंक को पैसा देगा। एनपीए ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द रिसीट इन द ओन बुक्स, ओन बुक्स खुद के बुक में देखेंगे, ना कि लीड बैंक के बुक्स में। Hence, even amount is received by the lead bank which is not distributed to the member bank shall be treated as NPA if overdue for 90 days. समझ में आती है इतनी बात? चलो आगे। अब रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट, अब क्या हो सकता है इसको समझते हैं कि किसी बोरोवर का लोन था 10 लाख का आउटस्टैंडिंग, 10 लाख का एक इंस्टॉलमेंट ड्यू था। अब 31 मार्च आता है, क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। अब उस डेट पे वो एनपीए क्लासिफाइड था, एनपीए क्लासिफाई हो जाता क्योंकि ग्रेटर देन 90 डेज है। अब बैंक का मैनेजर कॉल करता है बोरोवर को कि बॉस यार इसको पेमेंट करके खत्म करो, इसका आपका अकाउंट एनपीए आ रहा है। ठीक है, तो अब बोरोवर बोलता है कि भाई साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है, अभी मैं कहाँ से पेमेंट करूँ। अब मैनेजर के पास क्या दिक्कत होता है कि मैनेजर का परफॉर्मेंस डिपेंड होता है कि कितना एनपीए है, जितना कम एनपीए होगा ना बुक्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, मतलब बैंक का रिकवरी उतना अच्छा हो रहा है और उसका परफॉर्मेंस बोनसेस वगैरह प्रमोशंस वगैरह उस पर डिपेंड करेगा। तो मैनेजर क्या चाहेगा कि कम से कम एनपीए हो, इसलिए उसने पेमेंट किया, ये इसको बोरोवर को कॉल किया। ठीक है, बोरोवर ने तो बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं कि आपको मैं एक और ओडीएससीसी ग्रांट कर देता हूँ। ठीक है, उस ओडीएससीसी पे फिर आप एक चेक ड्रॉ कर देना और वो चेक ड्रॉ करके फिर आपका पहले वाला जो आउटस्टैंडिंग था 10 लाख रुपए का उसको पे कर देना। और ओडी और सीसी के लिए तो अगेन हम 90 डेज वाला चीज देखेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। तो वो तो ओडीआईसीसी भी एनपीए नहीं हुआ और आपने क्योंकि पहले वाला लोन भी आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा। बट आपका एक्चुअली में देखो तो क्या ये प्रोसेस ठीक है? क्या आपका वो जो पहले वाला लोन है वो एनपीए क्लासिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने एक दूसरा फैसिलिटी ग्रांट करके आपने क्या किया, पहले वाले फैसिलिटी को हेल्प किया टू फॉर नॉट क्लासिफाइंग इट एज एन एनपीए। इसके लिए ऑडिटर को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो भी बैलेंस शीट डेट के नियर जो भी क्रेडिट्स होते हैं, तो क्रेडिट्स मेड नियर बैलेंस शीट डेट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड केयरफुली अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड क्या था उसका, दूसरा फैसिलिटी को यूज करके उसने पेमेंट किया, तो इसलिए सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में उसको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। इट माइट हैव इनहेरेंट वीकनेसेस, इनहेरेंट वीकनेस था कि नहीं था। अब इसका एक एग्जाम्पल लिया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब टेकआउट फाइनेंस, टेकआउट फाइनेंस क्या होता है कि आपने एक लोन लिया हुआ था एसबीआई से, आपने एक लोन लिया हुआ था एसबीआई से जो कि एनपीए क्लासिफाई हो चुका है। आपके पास आईसीआईसीआई बैंक आया, बोला कि आप हमसे लोन ले लो और एसबीआई का पेमेंट कर दो और आपको हम कम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको तो अच्छा ही है, चलो आपको एसबीआई वाले को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, आपने आईसीआईसीआई बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे
चले जाओगे आप आईसीआईसीआई बैंक के पास और आईसीआईसीआई से लोन लोगे और एसबीआई को पेमेंट कर दोगे। अब जो आपका आईसीआईसीआई बैंक में था जो अकाउंट, जो अमाउंट था, वो एसबीआई बैंक में जो भी आपका अमाउंट था वो एनपीए क्लासिफाइड था और आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके एसबीआई को पेमेंट कर दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? क्या उसे एनपीए क्लासिफाई करेगा? आपका तो अभी ड्यू डेट भी नहीं आया है, ड्यू डेट आता फिर हम 90 दिन देखते हैं। बट आप लॉजिकली एक सोचो, आप एक दिल से सोचो, तो क्या आप रेशनल होकर सोचोगे तो आपको लगता नहीं कि जो बंदा पहले पैसा नहीं दे रहा था, अब ये आईसीआईसीआई बैंक में आने के बाद वो पैसा दे देगा? क्या उसका पर्सनल दुश्मनी था एसबीआई से जो उसे पैसा नहीं दे रहा था? द आंसर इज नो। तो इन दैट केस आईसीआईसीआई बैंक को फ्रॉम द डे वन उसे एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। दो उसका 90 दिन ओवर ड्यू डेट आया भी नहीं है, ड्यू डेट आया भी नहीं, उसको डे वन से उसे एनपीए क्लासिफाई करके रखना पड़ेगा। तो ये होता है टेक आउट फाइनेंस का केस। उसके बाद आता है एडवांसेस अंडर केवीपी, आईबीपी, एनएससी, एलआईसी वगैरह। आप एलआईसी कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह के बिहाफ में, किसान विकास पत्र वगैरह के बिहाफ में आप कोई लोन लेते हो, उसको एज अ बेसिकली समझ लो आप एज सिक्योरिटी देते हो। तो उस केस में दो वैल्यू होता है किसी ये सब सर्टिफिकेट का, एक मैच्योरिटी वैल्यू होता है, एक सरेंडर वैल्यू होता है। मतलब मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि अगर आप उस बेसिकली सिक्योरिटी को अगर आप एंड तक रखते हो, उसके टर्म के एंड तक रखते हो, तो क्या वैल्यू मिलेगा? दैट इज मैच्योरिटी अमाउंट, उसका मैच्योर होने पे। और एक सरेंडर वैल्यू होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उसे सरेंडर कर देते हो, उसको रियलाइज करना चाहते हो, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज सरेंडर वैल्यू। तो लेट से किसी सिक्योरिटी जो आपने जिसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, उसका सरेंडर वैल्यू है 20 लाख रुपए, ठीक है, और आपने उसके अगेंस्ट लोन कितना लिया हुआ है? 16 लाख रुपए अभी तक आपने यूटिलाइज किया हुआ है। तो आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है? 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए अभी भी मार्जिन अवेलेबल है। आपका ड्यू डेट आ जाता है बैंक का और आपने 2 लाख का अमाउंट पे करना है। आपके पास मार्जिन है 4 लाख रुपए का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास ड्यू डेट आ जाता है, ईएमआई, पहला ईएमआई का ड्यू डेट आ जाता है, जो जिसमें फिर ड्यू डेट आने के बाद 90 दिन भी बीत जाता है। क्योंकि आपके पास 4 लाख का मार्जिन पड़ा हुआ है सरेंडर वैल्यू के ओवर एंड अबव, आप ये 2 लाख का अमाउंट 90 डेज से ऊपर हो गया, आप इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करो इस अकाउंट को। दूसरा भी आता है ईएमआई 2, जिसमें भी 2 लाख का इंस्टॉलमेंट आपको पे करना था, वो भी 90 डेज पार हो जाता है, आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे। अब आपका क्या हुआ? 4 लाख का जो मार्जिन था वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब आपने 4 लाख का पेमेंट आपका ओवरड्यू हो गया है, जो आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब ईएमआई 3 आता है, जो आप फिर से 90 डेज तक नहीं पे करते हो, इन दैट केस आप इसको एनपीए क्लासिफाई करो। समझ में आती है? तो ये सब केसेस में आप क्या देखोगे? मार्जिन देखोगे। मार्जिन, जब तक आपके पास मार्जिन पड़ा है, जब तक आपके पास मार्जिन पड़ा है, तब तक इवन ओवरड्यू होते जा रहा है, इवन आपका अमाउंट ओवरड्यू होते जा रहा है, आप उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे, ठीक है। इवन आपका अमाउंट ओवरड्यू होते जा रहा है, आप इसे एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे। जैसे आपका मार्जिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप 90 दिन देखोगे, 90 दिन कंप्लीट हुआ, इसको एनपीए क्लासिफाई, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज आपको समझने में इजी होगा। अब आपने समझा कि एनपीए मतलब क्या होता है ओवरऑल, आपने कि आपको पैसा नहीं देता पर रोड, तो आप उसको एनपीए क्लासिफाई कर देते हो, उसमें बहुत सारे आपने नॉर्म्स पढ़े। अब आप हम समझते हैं जो भी बैंक एडवांसेस देता है, जो भी बैंक लोन्स देता है, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड हो सकते हैं जिसमें बैंक को कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और एक हो सकते एनपीए वाले केसेस, एनपीए वाले केसेस जो कि जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हो गया जिसमें पैसा मिल रहा है, वो सबसे अच्छे वाले अकाउंट्स हो गए, और एक एनपीए वाले के अकाउंट्स हो गए। एनपीए वाले अकाउंट्स ना फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया जिसमें पैसा मिल रहा है। अब जिसका सब स्टैंडर्ड एनपीए वाले के तो सब स्टैंडर्ड होगा, सब स्टैंडर्ड एक कैटेगरी एनपीए का, दूसरा कैटेगरी डाउटफुल, और तीसरा लॉस, ठीक है। पहला क्या हुआ? स्टैंडर्ड है, दूसरा क्या होता है? एनपीए।
एनपीए का फर्दर 3 कैटेगरी क्या है? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ठीक है, तो क्या है क्लासिफिकेशन? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट। ये तीनों कौन से वाले होंगे? ये तीनों एनपीए वाले होंगे। ये कब क्लासिफाई करोगे? स्टैंडर्ड एसेट आपका कब क्लासिफाई करोगे? स्टैंडर्ड एसेट तो आपका डे वन से रहता है, जिसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपका उसका ड्यू डेट पे पेमेंट वगैरह आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब स्टैंडर्ड एसेट है। अब स्टैंडर्ड एसेट के अगेंस्ट क्या आपको कोई प्रोविजन बनाना पड़ेगा बैंक को? द आंसर इज नो। आपको पैसा तो मिल ही रहा है। तो आपका बैंकिंग नॉर्म्स बोलता है ऑन अ ऑन अ प्रूडेंस बेसिस, ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, आपको कुछ मिनिमल अमाउंट का प्रोविजन बना के चलना चाहिए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का। दो आपका कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड आपको कुछ प्रोविजन बना के चलना चाहिए फॉर नॉन रियलाइजेशन। वो कितना होगा? 0.4% नॉर्मली। नॉर्मली आपको 0.4% बहुत मिनिमम सा अमाउंट है, बट अगर आपका कोई एग्रीकल्चर चाहे एसएमई लोन है तो 0.25% से ही चल जाएगा, और रियल एस्टेट का लोन है तो आपको 1% का बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1% का आपको बनाना पड़ेगा। अब कोई भी स्टैंडर्ड लोन है, जो स्टैंडर्ड एसेट है, उसका इनकम रिकग्निशन, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह कमाते हो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको आप अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा? अक्रूअल बेसिस पे। बट इसमें एक एक क्लिक है, एक कैच क्या है इस इनकम रिकग्निशन में? आपको याद होगा जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अगर वो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज भी हो जाता है तो हम उसे एनपीए क्लासिफाई नहीं करते हैं, अनलेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देता है, गारंटी को विड्रॉ कर लेता है। तो अगर जब तक वो एनपीए क्लासिफाई नहीं हुआ, वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ रहा होगा। वो लेट से वो ओवरड्यू है 180 डेज, ठीक है, वो एनपीए क्लासिफाई नहीं हुआ होगा, वो स्टैंडर्ड में आ रहा होगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकग्निशन, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकग्निशन, आपको जैसे वो ओवरड्यू फॉर 90 डेज हो गया, आपको उसका इनकम कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? नॉर्मली सारे स्टैंडर्ड एसेट का आपका इनकम रिकग्निशन किस बेसिस पे होगा? एक्रूअल बेसिस पे होगा। बट बट सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस जो होता है, जिसको हम जिस पे 90 डेज का कैटेगरी नहीं, क्राइटेरिया नहीं अप्लाई करते फॉर एनपीए क्लासिफिकेशन, इन दैट केस, अगर वो ओवरड्यू हो जाता है 90 डेज से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा अगर ओवरड्यू हो जाता है, तो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकग्निशन उसको एनपीए मान लेंगे और उसका इनकम हम रिकॉग्नाइज करेंगे कैश बेसिस। अंडरस्टूड? ठीक है, अब एनपीए को कितना कैटेगरी में क्लासिफाई किया? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड कब आप क्लासिफाई करोगे? व्हेन द अकाउंट रिमेन्स एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ्स, मतलब जैसे ही आपने एनपीए क्लासिफाई किया उसको 12 महीने तक उसको सब स्टैंडर्ड बोलोगे। आज की डेट में आपने 1 मई को अगर आपने एनपीए क्लासिफाई किया है 1 मई 18 को, तो 30 अप्रैल 2019 तक इसको सब स्टैंडर्ड बोलोगे, सब स्टैंडर्ड बोलोगे। और इस पे प्रोविजन कितना बनाओगे? 15% ऑन सिक्योर्ड पोर्शन एंड 25% ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो 15% रहेगा सिक्योर्ड पोर्शन पे। लेट से आपने लोन लिया है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का लोन आपने दिया है, तो उसमें 50 करोड़ आपका सिक्योर्ड है और 50 करोड़ आपका अनसिक्योर्ड है। तो 50 करोड़ पे आपने 15% बनाना है और रिमेनिंग 50 करोड़ पे आपको 25% बनाना पड़ेगा आपको प्रोविजन। ठीक है, ये सब चीज़ आप एडवांस अकाउंट्स में ही पढ़ते हो, तो ये आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप उधर तो कंप्यूटेशन वगैरह सब कुछ करते हो। उसके बाद आता है कि इसका जैसे आपने एनपीए क्लासिफाई कर दिया, आपको कैश बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और रिवर्स द एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड। आपने जितना भी इंटरेस्ट अक्रूड जो रियलाइज नहीं किया वो आपने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया, उसको पूरा आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, पूरा आप रिवर्स कर दोगे। और अगर उस बोरोवर से रिलेटेड कोई कुछ कमीशन अमाउंट भी है, कुछ कमीशन अमाउंट भी जो आपने रिसीव नहीं किया है, उसको भी आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, ये एक बात था इससे रिलेटेड, सब स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ये बेसिकली ये पॉइंट तो आपको सारे एनपी के केसेस में अप्लाई होगा, क्योंकि हमने डू लिखा हुआ ना, सारे के केसेस में अप्लाई। डाउटफुल, उसके बाद दूसरा कैटेगरी ऑफ एनपीए आता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ एनपीए डाउटफुल में क्या बोलता है कि आपका अगर एनपीए मोर देन 12 मंथ्स रहता है, मोर देन 12 मंथ्स अगर आपका कोई भी अकाउंट एनपीए रहता है तो उसको डाउटफुल बोल देंगे।
डाउटफुल में आप प्रोविजन क्रिएट करोगे 100% अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन को पूरा प्रोवाइड फॉर कर दोगे। सिक्योर्ड पोर्शन में 3 कैटेगरी आपने फर्दर डिवाइड किया, मतलब अगर आपका डाउटफुल 1 ईयर तक रहता है, 1 साल तक अगर आपका डाउटफुल रहता है, तो आपको 25% आप क्रिएट करोगे प्रोविजन। 1 से 3 मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर है, मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर है, तो 40% क्रिएट करोगे। अगर 3 साल से ज्यादा हो जाता है तो आप 100% उस पर प्रोविजन क्रिएट कर दोगे। ठीक है, ये डाउटफुल के लिए हो गया। उसके बाद होता है लॉस एसेट। लॉस एसेट बेसिकली ऐसा एसेट होता है जिसमें आपको पता चल गया है कि इसमें तो पैसा आना ही नहीं आना है, आपको 100% श्योर हो, कुछ भी कर लो। अब ऐसा हो सकता है ना, जिस बोरोवर को आपने लोन दिया हुआ वो बोरोवर पूरा डूब चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास अब पैसा खाने के लिए पैसा नहीं, वो आपको क्या लोन देगा? 100 करोड़ का लोन लोन रिपे करेगा, आपको पता चल गया। तो वो आप या तो बैंक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा। और उस केस में तो लॉजिकल है, आपको 100% प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी हो, आपको 100% प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका इनकम किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेगा? करना पड़ेगा कैश बेसिस पे, कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड है उसको रिवर्स करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। उसके बाद आता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपने देखना है। इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आपने कुछ सिक्योरिटी लेके लिया हुआ था लोन देने के लिए, ठीक है, अब उसका जो वैल्यू है वो इरोड कर रहा है। हो सकता है नहीं, जो भी आपने सामान लिया है, लेट से लोन लिया, लोन का सॉरी गोल्ड एज ए सिक्योरिटी लिया, गोल्ड का वैल्यू कम हो गया, आपने कुछ हाउस को बिल्डिंग के लिए लोन दिया हुआ था, वो बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, समझ रहे हो ना? अब क्या हो सकता है पहला केस, कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स 50% ऑफ बिलो 50% ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, जो लोन अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 50% से भी कम हो जाता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा केस क्या है कि आपका जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो बिलो 10% हो जाता है। तो जैसे कि आपने लोन दिया था 2 लाख का, 2 लाख का 50% क्या होता है? 1 लाख। पहले आपने इस इनिशियली सिक्योरिटी का वैल्यू 3 लाख डिटरमाइन किया था, और उसके बेसिस पे आपने 2 लाख का लोन दे दिया। ठीक है, 3 लाख का आपने सिक्योरिटी लिया और 2 लाख का लोन दे दिया, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपका सिक्योरिटी का वैल्यू 80,000 रुपये हो गया। तो आपका क्या हो गया? 50% से कम हो गया। 50% 1 लाख रुपया होना चाहिए, उससे भी कम हो गया। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे? डायरेक्टली आप इसको, इस लोन को ट्रीट कर दोगे एज अ डाउटफुल एसेट। ठीक है, इसको एज अ क्या ट्रीट कर दोगे? ट्रीट कर दोगे डाउटफुल एसेट। दूसरा केस है बिलो 10%। बिलो 10% आपका गिर जाता है। जैसे कि आपने पहले लोन दिया था 40 लाख रुपए का, आपका सिक्योरिटी का वैल्यू था 50 लाख रुपए का, और जिस लेट से आपने किसी बिल्डिंग के को एज अ मॉर्गेज दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपने लोन दे दिया। अब क्या हुआ कि किसी ने अफवाह फैला दिया कि उस बिल्डिंग में तो भूत रहता है। अब उस भूत वाला बहुत ज्यादा मार्केट में अफवाह फैल के हॉन्टेड हाउस है, तो अब वो घर कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, इवन आपको कम वैल्यू में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके कारण आपका इसका वैल्यू फॉल हो गया, सीधे 50 लाख से 2 लाख पे फॉल हो गया। अब आपका इसका 10% लोन का क्या होता है? 4 लाख रुपए होता है, 4 लाख से भी कम हो गया, सिर्फ 2 लाख का वैल्यू बचा। तो इस केस में आप डायरेक्टली से क्या ट्रेड कर दोगे? लॉस एसेट ट्रेड कर दोगे। ठीक है, लॉस एसेट बता दोगे इस लोन को। उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ रिसिट। आपको जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको कैसे एलोकेट करोगे? आपका दो चीज आपको बेसिकली रियलाइज करना पड़ता है, प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट। अब आपको जो भी पेमेंट मिला है बोरोवर से उसको कैसे एलोकेट करोगे? तो दो केस हो सकता है, बोरोवर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ इतना अमाउंट इंटरेस्ट के टुवर्ड्स पेमेंट कर रहा हूँ, इतना अमाउंट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स पेमेंट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही एलोकेट कर दो। बट आप बोरोवर ने पेमेंट किया है, उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो उस केस में कैसे एलोकेट करोगे? उस केस में पहले इंटरेस्ट के टुवर्ड्स एलोकेट करोगे, सेकेंडली प्रिंसिपल के टुवर्ड्स एलोकेट करोगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हमने दे दी। उसके बाद आता है रिशेड्यूलिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय कैलेमिटी।
क्या होता है कि कुछ एग्रीकल्चरल एडवांसेस आपने दिया था जो कि कैलामिटी के कारण वो रिपेमेंट नहीं हो पा रहा, हो सकता है कुछ बाढ़ वगैरह फ्लड वगैरह आ गया और आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। तो वैसा बहुत केसेस होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो जिसके कारण क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया और आप जेन्यूनली आप फार्मर तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे। तो बैंक फिर उस केसेस में क्या करते हैं, उस केसेस में उस लोन को रीशेड्यूल कर देते हैं टू अ नेक्स्ट डेट, चाहे उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है, चाहे उस लोन को क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीपे करवा देते हैं थ्रू अनदर लोन, दूसरा लोन उनको ग्रांट कर देते हैं और बोलते हैं कि इस लोन को रीपे कर दो। तो ऐसा कुछ करते हैं और ताकि फार्मर्स को रिलीफ मिल सके। तो इस केसेस में क्या एनपीओ क्लासिफाई कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल लोन तो आपका मोर देन 90 डेज तक ओवर ड्यू हो जाएगा। चाहे सॉरी फॉर एग्रीकल्चरल लोन आपको वो देखना पड़ेगा, जो भी क्रॉप सीजन वाला था, 1 क्रॉप सीजन 2 क्रॉप सीजन, वो ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। तो क्या ये क्राइटेरिया देख के एनपीए क्लासिफाई कर देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। फिर आपको देखना पड़ेगा जो आपका रीशेड्यूल डेट है उससे फिर 1 क्रॉप सीजन चाहे 2 क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू होता है तब आप एनपीए क्लासिफाई करो। ठीक है, तो रीशेड्यूल डेट आपको देखना पड़ेगा इन केस में, नॉट द ओरिजिनल ओवरड्यू डेट। ये चीज आपको छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। इनकम रिकग्निशन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, बैंक एक तो नॉर्मल लोन वगैरह भी देता है और कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी लगाता है, जैसे कि सिक्योरिटीज किसी के इसकी इक्विटी शेयर्स में लगा दिया, किसी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे भी उसको इनकम आएगा। डिवेंचर्स में लगाया तो लेट्स से इंटरेस्ट है, तो उसको कैसे रिकग्नाइज करेगा? एक्रूअल बेसिस पे। नॉर्मली क्या करेगा, नॉर्मली एक्रूअल बेसिस पे रिकग्नाइज करेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि एनपीए है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसको क्या करोगे आप? कैश बेसिस पे उसका रिकग्नाइज करोगे। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का हमेशा 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 इनकम कैश बेसिस पे रिकग्नाइज करो। ये अब कैश बेसिस पे म्यूचुअल फंड का रिकग्नाइज करने का लॉजिक क्या है? प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोलता है आरबीआई का, दैट्स इट, यहीं पे खत्म करते। देखो रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये बहुत ज्यादा मार्केट रिस्क से एक्सपोज्ड होता है, दैट्स व्हाई इसका लॉजिक है कैश बेसिस पे, और कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई आरबीआई बोलता है उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कैश बेसिस पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स पे जो इनकम आने वाला है उसको कैसे रिकग्नाइज करोगे? तो उसको जैसे ही आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाता है, जैसे एजीएम में जो भी आपका जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका एजीएम में अगर एक बार वो अप्रूव हो जाता है वो डिविडेंड, तब आप अपने बुक्स में एज एन इनकम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सो बेसिकली आपका सिक्योरिटी दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी होता है आप जिस लोन के लिए, जिस बेसिकली एसेट के लिए लोन ले रहे हो उसी को एज ए सिक्योरिटी रख देते हो। जैसे कि आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो उसी घर को एज ए सिक्योरिटी दे देते हो, दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी। एसेट फॉर विच लोन इज टेकन इज केप्ट एज सिक्योरिटी। उसके बाद क्या होता है, कोलैटरल। जैसे कि आपने लोन तो लिया घर बनाने के लिए बट आपने अपने ज्वेलरी को आपने एज ए सिक्योरिटी रख दिया, तो उसको कोलैटरल बोलेंगे। एडिशनल सिक्योरिटी अदर देन फॉर विच लोन इज टेकन, कोई दूसरा चीज अगर आप सिक्योरिटी देते हो अदर देन फॉर विच लोन इज टेकन, उसको क्या बोलेंगे? कोलैटरल बोलेंगे। अब आप सिक्योरिटी किस किस मोड से क्रिएट कर सकते हो, किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, उसको उसमें कुछ तरीके दिए हुए हैं, वो आप अब हम अपन पढ़ते हैं। तो पहला तरीका है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में कुछ नहीं करते हो, आप क्या करते हो, जैसे कि घर वगैरह के इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए बेसिकली होता है मॉर्टगेज। प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है, चाहे आपका घर वगैरह के लिए बहुत कॉमन है, अपने बिजनेस का हो सकता है मॉर्टगेज कर दो। तो उसमें क्या करते हो, आप नॉर्मली आप अपना टाइटल डीड्स को दे देते हो बैंक को और वो एज अ मॉर्टगेज रख देते हो। अब ये दो तरीके से होता है। नॉर्मली क्या होता है, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज डीड हो जाता है, मतलब आप एक एग्रीमेंट एंटर करते हो जिसमें बोलते हो कि अगर
अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे लोन का ड्यू डेट पे, तो ये जो मॉर्गेज, ये जो प्रॉपर्टी है जो एज ए सिक्योरिटी आपने दिया है यहाँ पे, वो बैंक के नाम पे फिर हो जाएगा। जैसे आपने ड्यू डेट पे रीपेमेंट नहीं किया, तो वो सिक्योरिटी फिर बैंक के नाम पे हो जाएगा, वो मॉर्गेज फिर बैंक एक्सरसाइज कर लेगा। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं मॉर्गेज डीड। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं अपन? मॉर्गेज डीड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? दूसरा क्या होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज। ये नॉर्मली क्या होता है कि आप सीधा टाइटल डीड दे दिए और उस टाइटल डीड के बेसिस पे आपको डिलीवरी नहीं देते हो, सिर्फ टाइटल डीड दे देते हो, कोई एग्रीमेंट इंटर नहीं होता है। सो उसके बेसिस पे आपका मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है। तो जो मोस्टली यूज होता है दैट इज दिस टाइप ऑफ रजिस्टर्ड मॉर्गेज। दूसरा तरीका क्या है? प्लेज। प्लेज में क्या होता है? आप फिजिकल डिलीवरी ऑफ जो भी आप सिक्योरिटी दे रहे हो उसका फिजिकल डिलीवरी भी दोगे। जैसे कि आप किसी गोल्ड पे, ज्वेलरी पे आपने लोन लिया है, तो उस ज्वेलरी को आप एज अ फिजिकल डिलीवरी दोगे, फिर वो बैंक के पोजीशन में रहेगा वो सिक्योरिटी। बट ओनरशिप किसके पास रहेगा? स्टिल बोरोअर के पास ही ओनरशिप रहेगा। तीसरा आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन नॉर्मली स्टॉक्स वगैरह पे होता है, डेटर्स वगैरह पे आप हाइपोथिकेशन क्रिएट करते हो, क्रिएटेड बाय एंटरिंग हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इमूवेबल सिक्योरिटीज। बेसिकली आपको क्या होता है कि दो डेटर्स चाहे स्टॉक्स किसके पास रहेगा? बोरर के पास ही रहेगा। बट एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एंटर कर लेते हो, बोलते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो जो स्टॉक्स जिसके लिए आप लोन लियो, जिसके ऊपर आपने लोन लिया, चाहे जो डेटर्स है जिसके आप ऊपर आपने लोन लिया, उस पर किसका राइट आ जाएगा? बैंक का राइट आ जाएगा अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बोथ बोरर होल्ड्स बोथ पोजीशन, पोजीशन भी रहता है और ओनरशिप भी रहता है। जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करोगे तब तक आपका पोजीशन और ओनरशिप दोनों बोरर के पास ही रहेगा। और बोरोर को क्या देना पड़ता है उस केसेस में? आप अपने सीजी और ओडी के केसेस में पढ़ा था ना कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स देना पड़ता है। तो आपको पीरियोडिकली पीरियोडिकली आपको स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर्स का स्टेटमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है लीन। लीन क्या होता है? लीन बेसिकली एक्सरसाइज करता है बैंक, लीगली एक्सरसाइज करता है। आप अगर डिफॉल्ट करते हो तो जिस सिक्योरिटी आपको जिस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट किया था बैंक ने, उस सिक्योरिटी को पे बेसिकली आप राइट एक्सरसाइज करते करके उसे सीज कर लेता है और डिस्पोज कर लेता है, उसी को लीन। ठीक है, और एक लास्ट तरीका है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट क्या होता है? आप ट्रांसफर कर देते हो। जैसे कि बोरोर ए था और इसने क्या करना था? एक मिस्टर बी से इसने पैसा रिसीव करना था, मिस्टर बी से पैसा रिसीव करना था। तो इसने क्या किया? बोला कि अब जो मिस्टर बी का जो राइट होगा ना, मिस्टर बी से पैसा लेने का जो राइट होगा, वो मेरे मिस्टर ए के पास नहीं रहेगा, वो राइट ट्रांसफर कर देगा बैंक को। दैट इज असाइनमेंट। इट refers to transfer of existing or future debt और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वन पर्सन टू अनदर। मतलब जो फ्यूचर में भी कोई डेट क्रिएट हो सकता है, चाहे कोई प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, वो ट्रांसफर कर देगा किसको? बोरो लेंडर को। दैट इज असाइनमेंट। तो बैंक के केस में मेजरली जो यूज होता है, ये फर्स्ट 3 केस यूज होता है फॉर द मोड ऑफ क्रिएशन। लीन तो बेसिकली अगर आप डिफॉल्ट एक्चुअली में कर लेते हो तो जो बेसिकली एक्शंस होता है उसको बोलते हैं लीन। एक बार आपने डिफॉल्ट किया, उसके बाद उसका एक्चुअली फिजिकल पोजीशन ले लेता है बैंक, सीज कर लेता है, उसको डिस्पोज करता है, उसको लीन बोलते हैं। तो मेजरली जो होता है प्रैक्टिकली 3 तरीके से चार्ज क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए हम ये क्योंकि बहुत ही लेंदी होने जा रहा है, तो इसके लिए हम एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया हो, और ये सीए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड सो यू शुड थॉरली थॉरली एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए, और अभी तक जितने भी हमने डिस्कस करके ये आप रिवाइज जरूर करना। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय।